हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और हम इसमें कंज्यूमर और लीगल अवेयरनेस से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है। आज हमारा फोकस रहेगा कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के बारे में जानेंगे। कंज्यूमर को जनरली हम बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कितने रूप से होता है, कैसे कैसे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आपको पता ही होगा, शोषण। जब हम मतलब किसी लिमिट्स को क्रॉस कर दें, अगर किसी से एक लिमिट में मतलब कोई काम करवाते हैं तो ठीक है, या एक लिमिट्स में एक बिहेवियर करते हैं तो वो ठीक है। अगर हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो वो फिर कंडीशन बन जाती है एक्सप्लॉयटेशन वाली। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर आई होप सबको पता ही होगा, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। जो भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है और बदले में कुछ पैसा देता है वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे कौन है, कंज्यूमर है। और ये एक शॉप है, यहाँ पर ये लोग आइटम्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं और बदले में पेमेंट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु परचेज एंड यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज बाई पेइंग देयर वैल्यू। मतलब कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, परचेज करेगा और यूज करेगा। किसको परचेज करता है, गुड्स को और सर्विसेज को, और उसके बदले में वो कुछ वैल्यू पे करता है, ठीक है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, कुछ ना कुछ खरीद रहा है। अब ये फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, इसके बदले में ये दुकानदार को क्या देंगे, रुपये देंगे। तो रुपया क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा और यूज करेगा और साथ के साथ में उसकी वैल्यू पे करता है। अब एक कंज्यूमर एक्ट 1986, हमारी पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर एक्ट 1986। उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 1986, कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर के बाद पे करता है। मतलब अगर किसी ने कुछ गुड्स, कोई सामान खरीदा या कोई सर्विसेज यूज कर रहा है तो उसके बदले में वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। साथ के साथ में जो पेमेंट होता है, या तो वो कुछ पेमेंट का कुछ पार्ट तुरंत कर देते हैं और रिमेनिंग जो पेमेंट होता है, बैलेंस पेमेंट, उसको फ्यूचर में करने का प्रॉमिस करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो मैंने मतलब वो चीज़ है 10,000 रुपये की, ठीक है। तो 10,000 रुपये की जो चीज़ है उसमें मैं क्या करता हूँ, 5,000 तो तुरंत दे देता हूँ और 5,000 मैं प्रॉमिस करता हूँ दुकानदार को 5,000 में बाद में दे दूंगा आपको। तो वो भी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। देखो तीन कंडीशन बन रही है। एक तो इसमें जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, आपने 100% पेमेंट कर दिया। एक आपने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी, परचेज की, उसमें आधा पेमेंट तो आपने कर दिया तुरंत, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, और आधा बकाया जो पेमेंट है, जितना भी बकाया पेमेंट उसको फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर रहे हो, तब भी आप क्या कहलाओगे, कंज्यूमर। और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरा की पूरा कंप्लीट पेमेंट फ्यूचर में करने का प्रॉमिस करते हैं, तो वो व्यक्ति जो ही हैज प्रॉमिस्ड टू मेक कंप्लीट पेमेंट ऑन ड्यू डेट इन फ्यूचर, एक निश्चित डेट पर पे करने का वादा करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, कंज्यूमर। तो 1986 का जो एक्ट है कंज्यूमर एक्ट, इसमें तो तीन डेफिनेशन है। एक तो जो 100% एक ही बार में पेमेंट कर दे वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। पेमेंट किसका, गुड्स और सर्विसेज का। एक वह व्यक्ति जो आधा एक ही बार में पे कर रहा है, या कुछ एक ही बार में पे कर रहा है, या रिमेनिंग पार्ट है उसको बाद में पे कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, जो पूरा की पूरा पेमेंट ही फ्यूचर में एक निश्चित डेट पर पे करने का वादा करता है, वो भी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। कंज्यूमर या कस्टमर जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये देख सकते हो कंज्यूमर सामान खरीद के ला रहे हैं, ये सारे के सारे दुकान में कंज्यूमर्स हैं और ये दुकानदार है, ये कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पर ये सामान लिया इन्होंने, गुड्स लिया, कुछ गुड्स के बदले में इन्होंने क्या पे किया, पैसे पे किए, तो ये क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स, जो सामान खरीदते हैं। आपको बताइए, गुड्स और सर्विसेज में अंतर सिंपल सा है। गुड्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो तो गुड्स कहलाती हैं, और जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रकार की सर्विस दे रहा हूँ। सपोज मैं आपसे चार्ज कर रहा होता कि भाई आप एक लेक्चर देखोगे तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। अब आप इसको रख तो सकते नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब मेरा लेक्चर देखा और उसके बाद कहोगे कि मैंने आज 1 किलो लेक्चर मतलब देखा है, तो ऐसा नहीं है। तो सर्विसेज क्या है, उनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हो। और गुड्स क्या होती हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। सपोज आप मार्केट में गए, आपने 1 किलो टमाटर खरीदे, तो आप 1 किलो टमाटर को टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो कैसी हैं, जिनको आप छू सकते हो। गुड्स ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, यहाँ पे देखो बहुत सारा सामान है। और सर्विसेज जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। सर्विसेज में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको इंटरनेट यूज करते हो, ये भी एक सर्विस हो गई। बैंक यूज करते हो, ये भी एक सर्विस हो गई। डॉक्टर के पास आप चेकअप कराने जाते हो, तो डॉक्टर भी एक सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है।
तो कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं। तो कंज्यूमर भी दोनों प्रकार के होते हैं, गुड्स के भी कंज्यूमर होते हैं और सर्विसेज के भी कंज्यूमर होते हैं। अब एक फाइनल डेफिनेशन निकल के आई है कंज्यूमर की, अगर आती है कि व्हाट इज कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इज द फाइनल पर्सन हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर वह फाइनल व्यक्ति होता है जिसको जो सामान खरीदता है या कोई सर्विसेज यूज करता है उनका क्या करता है, वो बेनिफिट या फ़ायदा उठाता है। तो कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या उठाता है, फ़ायदा उठाता है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक बार गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में देख लो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसको आप लिखना मत, बस एक नॉलेज के लिए। तो गुड्स क्या होती हैं, दे कैन बी सीन और टच्ड। गुड्स मतलब सामान, वस्तुएं वो होती हैं जिनको आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो। जबकि सर्विसेज क्या होती हैं, दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन सकते हो, फील कर सकते हो, पर देख थोड़ी सकते हो, और साथ के साथ में आप इसको टच भी नहीं कर सकते, तो वो हो जाती हैं सर्विसेज। तो इसको हम बोल सकते हैं गुड्स ऐसी चीज़ होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, टेंजिबल मतलब जिनको टच कर सकते हैं, जबकि सर्विसेज कैसी होती हैं, इंटेंजिबल, जिनको टच नहीं कर सकते। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, टमाटर लाए स्टोर करके रख लो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, सर्विसेज को सिर्फ आप यूज करते हो उसी समय, ठीक है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे पेन, पेपर, नोटबुक, ये सब क्या हो गए, गुड्स हो गए, जबकि टीचिंग, मेडिकल केयर, प्लम्बिंग, ये सारी की सारी क्या हैं, सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गुड्स, ये सारी की सारी गुड्स हैं, और ये सारे के सारे लोग अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। अब कंज्यूमर एक्ट 1986 में पर्सन के बारे में भी डिफाइन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 1986, पर्सन कौन होता है, तो पर्सन जो शब्द यूज किया गया है वो किन किन लोगों के लिए किया गया है। नंबर 1, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म, उनके लिए क्या यूज किया गया है, पर्सन। अब ये अगर मान लो कुछ चीज़ खरीदती हैं तो ये भी क्या कहलाएंगी, पर्सन कहलाएंगी। किसके तहत, कंज्यूमर एक्ट 1986 से। तो अगर मान लो ये कोई चीज़ परचेज करती हैं तो ये भी किस में आ जाएंगी, पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगी। जॉइंट हिंदू फैमिली, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ग्रुप ऑफ पर्सनस वेदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अंडर कमेटी रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो कुछ लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, या तो वो मतलब कमेटी बना रखी है या नहीं बना रखी, तो वो भी किसके अंडर में आएंगे, पर्सन के अंडर में आएंगे। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म पर्सन के अंडर में आती हैं। जॉइंट इनटू फैमिली, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ग्रुप ऑफ पर्सनस वेदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अंडर कमेटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे, पर्सन कहलाएंगे। किसके तहत, कंज्यूमर एक्ट 1986। अब बात करते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कैसे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे कंज्यूमर्स का शोषण होता है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है, कैसे उनको लोग एक्सप्लॉयट करते हैं। एक्सप्लॉयट के बारे में जानेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या कहलाता है, देखो सीधी सीधी बात है। आप मान लो कोई दुकान पे गए सामान लेने, ठीक है, 1 किलो चीनी खरीद के लाए, मगर दुकानदार ने आपको 100 ग्राम चीनी कम दी, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। आप सपोज किसी स्कूल में गए पढ़ने, आपने 10,000 रुपये का पेमेंट किया पर मंथ के हिसाब से, मगर स्कूल में कोई 1-2 टीचर हैं वो ढंग से पढ़ाते नहीं, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आपने सपोज करो टीवी मतलब क्या कहते हैं, मोबाइल लेके आए आप, और आपने एक नेटवर्क उसमें डेटा पैक डलवाया, मोबाइल में डेटा पैक डलवाया इंटरनेट चलाने के लिए 500 रुपये पर मंथ, मगर उसमें स्पीड ही नहीं आ रही, ठीक है, और जबकि आपको प्रॉमिस किया गया था कि कभी भी स्पीड कम नहीं होगी और अच्छी स्पीड आएगी, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन। तो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, व्हेन ए कंज्यूमर डजंट गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। जब कोई कंज्यूमर, जब कोई उपभोक्ता जो भी चीज़ खरीद रहा है या जो भी सर्विसेज यूज कर रहा है, तो उसका अगर उसको फ़ायदा ना मिले, उसको बेनिफिट ना मिले, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्सप्लॉयटेशन कहलाती है। सिंपल सी बात है, आप कोई सामान खरीद के लाए, सामान में मतलब लिखा कुछ था और हुआ कुछ उसके अपोजिट, तब भी आपका क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ख़राब चीज़ निकल के आ गई। या फिर आपको कोई सर्विस की मतलब खरीदते समय कुछ और गारंटी दी थी, जैसे मान लो आपने टीवी खरीदी, बोला कि भाई आपको 5 साल तक सर्विस फ्री है, टीवी में कोई प्रॉब्लम आई तो कोई सर्विस देने ही नहीं आ रहा है, आप कई बार फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हो, तब भी आपका क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण, और शोषण कब होता है, जब हमको अपने जो गुड्स और सर्विसेज जो खरीद रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, उनका हमें फ़ायदा ना मिले, वो कंडीशन कहलाती है एक्सप्लॉयटेशन। अब हम देखते हैं रीजन्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, क्या कारण है, क्यों कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्यों उपभोक्ता का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ में तो हम ही जिम्मेदार हैं, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेइंग अटेंशन ऑन देयर क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड एंड प्योरिटी। कई बार क्या होता है, हम मतलब चीज़ों को खरीद लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, हम ध्यान नहीं देते, किस किस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि उसकी
क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी प्योरिटी कैसी है। हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए बिना ही चीज़ों को खरीद लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार ये चीज़ तो बड़ी बेकार है। तब क्या हो जाता है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इसमें किसकी कमी है, हमारी ही कमी है। तो हम जब भी कुछ चीज़ खरीदने जाएँ तो पहले उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें, लोगों से राय लें, मार्केट में पता करें, तब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज़ों को खरीदें, ताकि आपको पीछे ऐसा ना लगे कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। दूसरा, लैक ऑफ कंप्लीट एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या है, हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं होता, तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर ऐसी कंडीशन में किसी चीज़ को खरीद लेते हैं तब भी हमारा क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। बिलीफ ऑन एडवर्टाइजमेंट, कई बार टीवी में दिखाते हैं कि भैया कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, हमारा इसको खरीदोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब टीवी में या फिर अखबार में या न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उस पर हम भरोसा कर लेते हैं और चीज़ों को खरीद लेते हैं। जैसे मान लो सपोज कोई ब्लैक पर्सन है और टीवी में ऐड दिखा रखा है कि फेयर एंड लवली लगाओ और मतलब गोरे हो जाओ 1 महीने के अंदर, जबकि ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। लगाते रहो फेयर एंड लवली, पूरी साल घिसो, घिस घिस के मर जाओ, तब भी गोरे नहीं होने वाले। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर हम बिलीव कर लेते हैं, कई बार भरोसा कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो एडवर्टाइजमेंट में कई सारी चीज़ें सही नहीं होती, फेक होती हैं। कंज्यूमर नॉट बीइंग एजुकेटेड, कई बार जो उपभोक्ता होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, और पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसकी वजह से भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। जो सामने वाला दुकानदार है वो पता है उसको अनएजुकेटेड है, तो ऐसी फॉल्टी चीज़ें पकड़ा देते हैं, या मतलब लोअर क्वालिटी की चीज़ें या कम क्वालिटी की चीज़ें पकड़ा देते हैं। तो ऐसे में दुकानदार भी उस कंज्यूमर का फ़ायदा उठाते हैं कि यार इसको कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो दे दो जैसा देना है। तो ये भी एक रीज़न है, पढ़े लिखे ना होना भी हमारा एक रीज़न है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। When consumer doesn't complain in proper format against harmful goods and services, कई बार क्या होता है, अगर मान लो चीज़ें ख़राब हैं तो कई बार तो कंज्यूमर खुद ही मतलब उनकी क्या नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता सही तरीके से। और कंप्लेन नहीं करेगा तो फिर जब उसके बारे में मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। सपोज मान लो मैं कोई चीज़ खरीद के लाया और उसमें वो फॉल्टी निकल के आ गई, ठीक है, मोबाइल खरीदा, मोबाइल सही नहीं है, तो मैंने उसकी कंप्लेन नहीं करी तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। फिर आगे से वही चीज़ किसी दूसरे के साथ घटित होगी। तो इसलिए कई बार हम चीज़ खरीद के लाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर कंप्लेन करनी चाहिए, एक सिस्टम से जाना चाहिए, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। तो हमें कई बार पता भी नहीं होता और कई बार हम सही से कंप्लेन भी नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स का क्या हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। और रीज़न क्या क्या है, नॉट हैविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कई बार हम मतलब प्रोडक्ट और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, खरीदने चले जाते हैं, जबकि उसके बारे में हमने कोई ना तो पढ़ा, ना सुना, ना लिखा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। आपको चाहिए कुछ, मिल कुछ गया। ऐसा कब होता है, जब हम मतलब बिना किसी जानकारी के चीज़ों को खरीदने चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो या फिर कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करो, तब जाके चीज़ों को इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है मे बी। नॉट रिसीविंग एनी रिसिप्ट, मेमो, बिल, परचेज इनवॉइस और ऑन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, कई बार क्या है, हम सामान खरीद के लाते हैं, उसकी पर्ची नहीं कटवा के लाते, उसका बिल नहीं बनवा के लाते। तो ऐसी सिचुएशन में बाद में अगर हमको कोई कंप्लेन करनी होती है तो वो बोलते हैं कि भाई इसका बिल कहाँ है, इसकी रसीद कहाँ है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तब भी हमारा क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए जब भी कुछ खरीदो तो उसका बिल ज़रूर लें, उसका मेमो ज़रूर बनवाएं, रिसिप्ट ज़रूर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम दिखा सकते हैं। लैक ऑफ हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स, कई बार सरकार का जो सिस्टम है वो भी बड़ा ढीला होता है। हम चीज़ें खरीद लाते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उपभोक्ता जाता भी है, कंज्यूमर कंप्लेन कराने जाता भी है, मगर सरकार का सिस्टम ऐसा है, कोई सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सरकार का फेलियर है। इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। कई बार क्या है, जो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, तो उनका भी सरकार पर प्रभाव रहता है। आप कंप्लेन करने चले आओ और सरकार किसके अंडर में काम कर रही है, पूंजीवादियों के अंडर में काम कर रही है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके अंडर में काम कर रही है। तो वो क्या करते हैं, सरकार को पहले ही ब्रेवरी मतलब पैसा दे के रखते हैं, रिश्वत दे के रखते हैं, तो सरकार भी उनकी सुनती है। जब सरकार उनकी पहले से ही सुन रही है तो आपकी तो फिर सुनेगी नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, पूंजीवादी जो लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, उनका क्या है, कंट्रोल है किस पर, गवर्नमेंट पर। तो ये भी एक रीज़न है एक्सप्लॉयटेशन होने का। तो कंज्यूमर का अब है वे ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का कितने रूप से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कंज्यूमर का कितने टाइप से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कंज्यूमर का होता है 2 प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद गुड्स, एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद सर्विसेज।
तो दो प्रकार से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। नंबर एक, एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद गुड्स, मतलब कोई सामान खरीद रहे हो तो सामान खरीदते समय हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। और एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद सर्विसेज, सर्विसेज खरीदते समय भी क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद गुड्स, गुड्स से संबंधित क्या क्या हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, सामान खरीदते समय हमारा कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। देखो, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा। नंबर एक, लेस वेट, क्वांटिटी एंड मेजर। कई बार क्या है, आप मान लो कुछ खरीदने गए तो आपको कम क्वांटिटी में दुकानदार ने सामान दिया, या उसका वेट कम दिया, या उसका मेजर सही से किया नहीं, तो ऐसे करके गुड्स से संबंधित भी हमारा क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें सेफ्टी डिवाइस नहीं होती, तो सेफ्टी डिवाइस नहीं है और आप उसको यूज कर रहे हो तो फ्यूचर में दैट विल बी डेंजरस, तो ऐसे करके भी क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। कई बार मार्केट में हम चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उसमें लोग बाग या जो दुकानदार होते हैं वो क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो मिलावट का हमारे पास सामान आ जाता है। ठीक है, मान लो घी खरीदने जा रहे हैं, उसमें मान लो रिफाइंड मिला रखी है या कुछ भी कर रखा है, मिलावट का सामान दे देते हैं, तो सामान खरीदा तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड फोर्स कंज्यूमर्स टू पे मोर प्राइस। कई बार दुकानदार क्या करते हैं, आपने देखा होगा, कई बार कह देते हैं यार ये सामान हमारे पास है नहीं, मतलब ऐसे ही बोलिए टेम्प्रेरी कि ये सामान की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास, तो 2-4 प्रोडक्ट ही बचे हैं, अब इसकी कीमत तुम्हें डबल देनी पड़ेगी लेना है तो मतलब दुकानदार क्या करते हैं, कई बार ऐसी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करेंगे, मतलब ऐसी बनावटी शॉर्टेज दिखा देंगे। शॉर्टेज मतलब कमी दिखा देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास कम बचा हुआ है, अब 2-3 ही प्रोडक्ट बचे हैं, तो अगर आपको खरीदें तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी वो क्या कर रहे हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कंज्यूमर का। ठीक है, और टू चार्ज हाई प्राइसेस एज कम्पेयर टू दी फिक्स प्राइसेस फिक्स्ड बाई दी गवर्नमेंट और रिटर्न ऑन दी पैकेट ऑफ गुड्स। कई बार बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, सरकार ने फिक्स कर रखा है कि भाई इससे ज़्यादा आप चीज़ों को बेच नहीं सकते, तब भी उससे ज़्यादा पर मतलब चीज़ों को बेच रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पर प्राइस कुछ लिखी हुई है, उससे भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो ऐसे करके भी क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद गुड्स। इम्प्योर एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। कई बार जो दुकानदार होते हैं बहुत इम्प्योर मतलब प्योर क्वालिटी की चीज़ें नहीं देती, मिलावट की चीज़ें देते हैं और घटिया क्वालिटी के गुड्स देते हैं, तब भी क्या हो जाता है, हमारा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इंटेंशनली हाइडिंग द फॉल्ट ऑफ प्रोडक्ट। इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर। कई बार दुकानदार क्या है, अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है, कोई सामान में कोई कमी है, तो उसको छिपा लेते हैं और ऐसे ही बेच देते हैं। ठीक है, या मान लो टेप वेप लगा के ऐसे ही दे दिया आपको, आप चीज़ को घर लेके आए, पता चला इसमें तो कोई फॉल्ट है, तो ऐसे करके भी दुकानदार क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अनसेफ प्रोडक्ट दे देंगे, जो आपको यूज करने में सेफ नहीं है, उसको भी मतलब दुकानदार क्या करेगा, बेच देगा। तो ऐसे करके हमारा होता है एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद गुड्स। अब हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद सर्विसेज। सर्विसेज से संबंधित कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर का सर्विसेज से रिलेटेड कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है। नंबर एक, नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विसेज ऑन टाइम आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। कई बार मतलब हम दुकान पर चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर इसको खरीदो और 2 साल तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है या 5 साल तक कोई प्रॉब्लम आती है, हम टाइम टू टाइम आपको सर्विस देंगे। तो खरीदते समय आपको ऐसे बोला उसने, मगर जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो आप फ़ोन कर करके मतलब परेशान हो जाओगे, पर वो आएंगे नहीं, टाइम पर नहीं आएंगे, आ रहे हैं बहुत लेट आ रहे हैं, तो ये ऐसे करके क्या हो गया, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो गया सर्विसेज से संबंधित। दूसरा, टू प्रोवाइड अनसेफ एंड फॉल्टी सर्विसेज। कई बार वो सर्विस करने आएंगे, पता चला पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर करके चले गए, तो मतलब सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मगर किससे संबंधित, सर्विसेज से संबंधित है। और कई बार क्या है, पुअर सर्विसेज की वजह से हमारा फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डैमेज हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार चीज़ें मतलब सही से रिपेयर नहीं होती, तो लोग बाग क्या है, फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली डैमेज हो जाते हैं। तो ये सर्विसेज जो होती हैं पुअर सर्विसेज, इसकी वजह से ये सारे नुकसान होते हैं किसको, कंज्यूमर को। तो ये है एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विद सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता होता है, उसके राइट्स मतलब अधिकार, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम जानेंगे कि कंज्यूमर, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या होता है। जैसे मान लो ये भाई साहब दुकानदार हैं और यहाँ पर ये सामान खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो जो सामान खरीदने वाले लोग होते हैं, जो गुड्स खरीदने वाले लोग होते हैं, जो सर्विसेज को यूज करने वाले लोग होते हैं, इन सब को क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर के बारे में ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी है मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूँ। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज का यूज करता है, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर।
अब कंज्यूमर के हम राइट्स के बारे में बात करेंगे। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार हैं। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसका शोषण होता है। तो उसका शोषण होता है तो उसको क्या क्या अधिकार है, या कंज्यूमर अगर मान लो कहीं शॉप पर जा रहा है, कहीं दुकान पर जा रहा है, खरीद रहा है कोई चीज़ें, तो उसको खरीदते समय वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, किस किस चीज़ की जानकारी ले सकता है, ये मतलब बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअली कंज्यूमर राइट्स के लिए एक एक्ट भी बना रखा है, जिसके बारे में बताऊंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पारित किया था, जिसका नाम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोपरा। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कोपरा। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। जो हमारे कंज्यूमर्स को, जो गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक एक्ट और बनाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTA एक्ट भी बनाया था। ये भी कंज्यूमर्स को क्या है कि कोई भी सूचना लेने का अधिकार है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर, जो भी है इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ये, कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सेकेंड लेक्चर है, और कुछ लोगों का ये अभी कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ डाउट्स आए थे, कुछ चीज़ें पूछ रहे थे कि जैसे सर कब तक सिलेबस हो जाएगा। तो उनके लिए मैं एक अश्योरेंस दे रहा हूँ, एक श्योरिटी दे रहा हूँ, उनके लिए एक आश्वासन दे रहा हूँ कि हमारा कोर्स में कोशिश करूँगा टिल दिसंबर या लास्ट जनवरी तक हमारा सिलेबस हो जाएगा। अभी स्पीड स्लो है, धीरे धीरे थोड़ा मुझ पर भी बर्डन है, ये जैसे जैसे बर्डन कम होगा तो मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, सो फॉर श्योर आप निश्चिंत रहिए, पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, तब तक मैंने बहुत सारे सिलेबस अब तो चैप्टर कंप्लीट भी करा दिए, आप उनको देख सकते हो। ओके, तो कंज्यूमर हमें पता चल गया, जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के पास कई सारे राइट्स हैं, अभी इनको आप मतलब मैं बता दूंगा कहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास कई सारे राइट्स हैं। राइट्स मतलब अधिकार हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार है। राइट टू चूज, आप कंज्यूमर को अधिकार है कि वो दुकान पर जाके किसी भी चीज़ को चूज कर सकता है कि भाई ये चीज़ खरीदनी, तो ये, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो कई सारे मोबाइल्स वो दिखाते हैं, तो किसी भी मोबाइल को खरीदो, ये आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है वो जो दिखाएं उसी को खरीदो। और ये भी आपको अधिकार है कि अगर आपको चीज़ पसंद ना आए तो मत खरीदो, सिंपल सी। राइट टू सेफ्टी का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है अगर मान लो कंज्यूमर को कोई परेशानी है, ठीक है, कोई समस्या है, कुछ चीज़ खरीद रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान पाने का भी अधिकार है। रिड्रेसल का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन का अधिकार है। कंज्यूमर को मतलब अब क्या है, कई सारे कंज्यूमर को पता नहीं होता कि भाई अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम कहाँ शिकायत करेंगे, कहाँ किससे बात करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पता है कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे आपने टीवी में ऐड देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो, खरीदने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, ISI मार्क का ध्यान रखें, ऐसे कई सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो कंज्यूमर को एजुकेशन, कंज्यूमर से रिलेटेड एजुकेशन पाने का भी अधिकार है। राइट टू बी हियर्ड मतलब अगर आपने मतलब कोई सामान खरीदा, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो उसके बारे में सुनवाई करने का भी अधिकार है। तो ऐसे करके कंज्यूमर को, हमारे को बहुत सारे अधिकार हमारे सरकार ने दे रखे हैं। ठीक है, जिसको एक्ट बनाकर, तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाते हैं हम। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे क्यों मनाते हैं, ताकि कंज्यूमर्स अलर्ट रहें, कंज्यूमर्स को मतलब हम बता सकें कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आपको अगर क्या क्या प्रॉब्लम होगी तो आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, किस किस से शिकायत करनी है। तो कंज्यूमर्स को एजुकेशन देने के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस को फैलाने के लिए, कंज्यूमर्स के राइट्स को बताने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके टीवी अखबार इन सब चीज़ों में ऐड भी आते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ध्यान रखना कब आया था, 1986 में। ये नीड फॉर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी ज़रूरत क्या थी, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को क्या कर सकें, बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और आजकल ऐसा ज़माना है जहाँ पर कंज्यूमर ही क्या होता है, किंग होता है, कस्टमर ही भगवान होता है। तो ऐसे में कस्टमर को प्रोटेक्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने इसलिए एक्ट भी बना रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरुआत हो जाता है, चैप्टर की बिगनिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स से संबंधित एक्ट बनाया गया था 1930 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों के टाइम पर ही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1930 में एक एक्ट आया था, जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, जो भी सामान बेचा जाता है उससे संबंधित एक्ट आया था, विच वाज पास्ड एंड इट वाज फर्स्ट एक्ट रिलेटेड विद द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, कंज्यूमर के अधिकारों से संबंधित पहला राइट था 1930 में आया था, जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर लेटर मतलब बाद में 1986 में एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कोपरा। ठीक है,
ये किस लिए बनाया गया था? ताकि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट कर सकें? एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण से बचा सकें। तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कंज्यूमर्स जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं उनसे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने हमारी ने 1986 में एक लॉ पास किया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना आप इसको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कब आया था? 5 दिसंबर 1986 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो पता होना चाहिए किस लिए किया था, ताकि कंज्यूमर का हम ध्यान रख सकें, कंज्यूमर का वेलफेयर कर सकें इन सारी चीज़ों से संबंधित। अब हमारे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो सामान को खरीद के लाता है उपभोक्ता, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं ये बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। नंबर 1, राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स। जो नुकसानदायक गुड्स होती हैं उनसे बचने के प्रति हमारे पास क्या है? राइट है। हार्मफुल गुड्स से प्रोटेक्शन के अगेंस्ट ही पहला राइट दे रखा है हमें। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की सूचना पाने का अधिकार है। राइट टू गेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। मार्केट में जो सामान मिलता है वो सही कीमत पे मिले, रीजनेबल जिसको मतलब हम अफोर्ड कर सकें, जिसको हम सह सकें, अफोर्डेबल कॉस्ट पे कोई सामान मिले, तो ये प्राप्त करने का भी अधिकार है। हालांकि इनको हम एक एक करके अब देखेंगे। ठीक है, राइट टू रेज वॉइस थ्रू वेरियस फॉर्म्स। अगर कंज्यूमर का क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अलग अलग फोरम्स के थ्रू। फोरम्स हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। अलग अलग अगर कंज्यूमर का मतलब क्या होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने केस कर सकते हैं किसके खिलाफ? जहाँ से वो सामान चीज़ें खरीद के लाएँ। राइट टू गेटिंग रिनोमिनेशन या कंपनसेशन अगेंस्ट अनएथिकल एक्सप्लॉइटेशन। अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसको रिनोमिनेशन या कंपनसेशन भी मिलेगा। कंपनसेशन मतलब जो नुकसान हुआ है कंज्यूमर को उसकी क्षतिपूर्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट। अगर कंज्यूमर चाहे तो कंपनसेशन अमाउंट भी ले सकता है अगर उसका क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। और राइट टू गेटिंग एजुकेशन, और कंज्यूमर को एजुकेशन प्राप्त करने का भी अधिकार है। किससे संबंधित है? कंज्यूमर राइट से संबंधित। ठीक है, तो ये 6 राइट्स हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। पहला है राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स। हार्मफुल गुड्स ऐसी गुड्स जो हमारे लिए लाइफ के लिए कैसी होती है? नुकसानदायक होती है, उनको बोलते हैं हार्मफुल गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो कंज्यूमर को राइट है प्रोटेक्शन का, किसके खिलाफ? ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो हमारी हेल्थ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए भी हमारे पास क्या है? अधिकार है। जैसे आपको पता है बहुत सारे इम्प्योर फूड आइटम्स आते हैं, मतलब फूड आइटम्स में मिलावट आती है, तो ये मिलावट वाला खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्पेशली क्यों? क्योंकि अगर मिलावट वाला खाना खाओगे तो इससे हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्प्योर सीमेंट, सपोज इम्प्योर सीमेंट आया और आपने बिल्डिंग में लगा दिया तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? या फिर आपको कहीं बिल्डिंग गिर सकती है, तो फिर दोबारा लाइफ का नुकसान है। तो ऐसी चीज़ों से बचने का आपको अधिकार। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिलावट है या ये सारी चीज़ें, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, आगे जा सकते हो। वैसे हालांकि सरकार की एजेंसी भी होती हैं। और अनसेफ गुड्स, जो भी अनसेफ गुड्स हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो किसके तहत? कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स, तो हार्मफुल गुड्स के मतलब हार्मफुल जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन है, स्पेशली ऐसी गुड्स जो लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस हों। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर आप मार्केट में कहीं जाते हो, सामान खरीदते हो, दुकान पर जाते हो, शॉप पर जाते हो, तो आप अगर किसी गुड्स के बारे में, मतलब आप सपोज मोबाइल खरीदने गए, तो मोबाइल खरीदने गए तो आपको पूरा अधिकार है कि भाई इस मोबाइल की खासियत क्या है, वो आपको मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, वो कंपेरिजन भी कर सकते हो, आप प्राइस पूछ सकते हो, क्वांटिटी पूछ सकते हो कि कितनी क्वांटिटी कितने की है, क्वालिटी के बारे में कंपेयर कर सकते हो कि और कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल हैं। तो आप जब दुकान पर जाओगे तो आप मोबाइल से संबंधित सारी जानकारी मांग सकते हो। किससे? दुकानदार से मांग सकते हो। तो ये आपको ये अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप वो जो बताएंगे वही है। ठीक है, तो कंज्यूमर हैज राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच ही परचेज। तो आप जो भी सामान खरीदने जा रहे हो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस, ये सारी चीज़ पूछने का आपको अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ पूछने का अधिकार है? क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्वांटिटी उसके नंबर्स, और प्रोडक्ट की प्राइस कि उसकी कितनी कीमत है। तीसरा राइट है हमारे पास, राइट टू गेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। आपको पता है कई सारी गुड्स ऐसी होती हैं जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब उसको कोई सहन कर नहीं कर सकता। कोई चीज़ें मान लो गरीब आदमी बेचारे, तो वो क्या है, अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉस्ट पर आएंगे तो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को
सस्ते पे या ऐसी कॉस्ट पे अवेलेबल करवाए जिससे हमारे जो कंज्यूमर है या लोग खरीदने वाले हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, उन पर जेब पर ज़्यादा खर्चा ना बढ़े। तो ठीक है, इट इज़ इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाता है, ये सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है, इंश्योर का मतलब निश्चित किया जाता है, दैट देयर शुड बी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट इन मार्केट सो कंज्यूमर कैन परचेज गुड्स ऑफ इज चॉइस। ठीक है, इसका मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा सामान और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो रीजनेबल कॉस्ट पे होनी चाहिए। रीजनेबल कॉस्ट अगेन आई एम सेइंग, ऐसी कॉस्ट जिससे कंज्यूमर को इफेक्ट ना पड़े, जिससे चीज़ों को हम आसानी से खरीद सकें। ठीक है, अब देखो मार्केट में आप जा रहे हो, 20 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं तो आप खरीद लोगे, अगर वहीं 200 रुपये किलो मिले तो आप फिर हाय हाय कर दोगे, सरकार को मतलब आप नारेबाजी करने लग जाओगे, धरना देने लगोगे भाई सर यहाँ पे कीमत क्या बढ़ गई है। तो कई बार आपने देखा होगा दालों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग आप प्रोटेस्ट करते हैं कि यार इस सरकार ने क्या कर दिया, मतलब कुछ नहीं कर रही है, दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, कई बार जब दाम बढ़ जाते हैं तो दूसरे देशों से मंगाती है, इम्पोर्ट करती है और मार्केट में यहाँ पे सप्लाई करती है, फिर दाम गिरते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कैसी कॉस्ट पे होने चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट जिसको हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सके। फोर्थ है राइट टू रेज वॉइस थ्रू वेरियस फोरम्स। ठीक है, अब अगर मान लो कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन होता है तो वो अपनी आवाज़ को, वॉइस मतलब अपनी आवाज़ को उठा सकता है अलग अलग फोरम्स के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू। जैसे अब इसके लिए नेशनल लेवल पर एक हमने मैकेनिज्म बना रखी है जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कंज्यूमर्स के लिए, डिस्प्यूट मतलब कोई विवाद है और रिड्रेसल का मतलब होता है विवाद का सुलझाना, रिजॉल्व करना। तो एक कमीशन बना रखा है हमने नेशनल लेवल पर जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज़ गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी डैट कंज्यूमर्स वॉइस विल बी हियर्ड थ्रू फोरम्स। कंज्यूमर्स की जो आवाज़ है वो अलग अलग फोरम्स के थ्रू, फोरम्स ये एक प्रकार का फोरम हो गया, तो इन फोरम्स के थ्रू कंज्यूमर की आवाज़ सुनी जाएगी और कंज्यूमर की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, और नहीं समाधान किया जाएगा तो फिर आगे फर्दर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला है राइट ऑफ गेटिंग रिन्यूमरेशन या कंपनसेशन अगेंस्ट अनएथिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो अंडर कोपरा एक्ट 1986 मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये राइट दिया गया कंज्यूमर को, राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो कंज्यूमर को अधिकार है कि वो कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति मतलब प्राप्त कर सकता है। सपोज आपने मतलब कोई मोबाइल लेके आए, मोबाइल परचेज किया, ठीक है, तो ऑनलाइन मंगाया, अब मोबाइल क्या है, डैमेज आया, कैसा मोबाइल आया, डैमेज आया, तो आपके पास अधिकार है कि आप जो डैमेज, आपका जो नुकसान हुआ है उसका पैसा वापस प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं दे रहा है कोई तो आप केस कर सकते हो, केस करने की पावर है आपके पास, किसके तहत, कोपरा एक्ट 1986। ठीक है, तो जो भी अनएथिकल मतलब जो नैतिक नहीं है, सही नहीं है, अनफेयर मतलब जो गलत चीज़ें, ठीक है, अब गलत ही है भाई, जब आपने मोबाइल मंगाया और वो ख़राब मोबाइल आ गया तो आपका क्या करोगे, उसको नुकसान हो गया, आपका तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, आपके तो मतलब पैसे वेस्ट गए। इसलिए इस एक्ट में हम कंज्यूमर्स को पावर दे रखी है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ मतलब गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो आप केस कर सकते हो और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, आपको कंपनसेशन अमाउंट भी मिलेगा, क्षतिपूर्ति अमाउंट भी मिलेगा। अगला है राइट टू गेटिंग एजुकेशन। अब देखो कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट हैं, इसके संबंध में हमें एजुकेशन हम पाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज़ गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू कंज्यूमर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो हमारा नेशनल लेवल पर जो हमने फॉरम बना रखा है, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या दी गई है कि आप भैया एजुकेशन प्रोवाइड कराओ कंज्यूमर्स को, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, तो इससे लोग क्या होंगे, अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में। तो क्या करते हैं ये आपको पता है, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू अपने आर्टिकल पर पब्लिश करते रहते हैं, ऐड चलाते रहते हैं, ताकि कंज्यूमर क्या रहें, प्रोटेक्ट रहें। टीवी पर ऐड देखेंगे आपने, जागो ग्राहक जागो, तो ये एक प्रकार का क्या है, एजुकेशन देने का प्रोग्राम है। किसको, कंज्यूमर्स को। ग्राहक कौन होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कई सारे कंज्यूमर राइट्स हैं, एक्स्ट्रा ये सब। और सो आज हमारा ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एक्सप्लेन दी वेरियस राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सीधा 4 मार्क्स का। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 इकोनॉमिक्स क्लास 10th
और चैप्टर 18 का नाम है कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। ये हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ और इकोनॉमिक्स के अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर चल रहा है। तो ये सारे वीडियोज आप हमारे जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट है तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। क्लास 10th इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज का परचेज करता है, खरीदता है उनको, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कंज्यूमर। ये सारी चीज़ें हम जानते ही हैं। जैसे कि मान लो आप सपोज दुकान पर जा रहे हो, किसी शॉप पर जा रहे हो, आपने मोबाइल खरीदा तो आप कौन कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। और मोबाइल क्या कहलाएगा? एक गुड्स कहलाएगा। या इसके अलावा सर्विसेज के कंज्यूमर कौन होते हैं? सपोज जैसे आप जियो का फ़ोन यूज कर रहे हो या जियो की सिम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सपोज 500 रुपये का कोई पैक डला रखा है, ठीक है। तो अब ये क्या है? गुड्स नहीं है। ये जो 500 रुपये का पैक डला है, आप उस सर्विस को यूज करोगे, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, वो एक सर्विस हो गई, ठीक है। तो ये सर्विस हो गई। ऐसे ही कई सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे मान लो टीवी यूज करते हो, आप घर में टीवी यूज करते हो, तो टीवी में भी मंथली आपको वो पैकेज डलाना पड़ता है, उसका चैनल्स का सब्सक्राइब करना पड़ता है उसको भी। तो वो भी एक प्रकार की क्या हो गई? सर्विस हो गई। तो कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स का भी यूज करता है एज वेल एज सर्विसेज का यूज करता है। कंज्यूमर कौन होता है? वह व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज का यूज कर रहा है, वो कौन कहलाएगा? कंज्यूमर। तो अब कई बार क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे कंज्यूमर को, एक अच्छा जो कंज्यूमर होता है, बढ़िया जो कंज्यूमर होगा, उसको गुड्स और सर्विसेज को खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, एक कंज्यूमर के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस, उसको कंज्यूमर को प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए जब वो कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर हो, आप भी कंज्यूमर हो सकते हैं, मैं भी कंज्यूमर हो सकता हूँ, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। तो जो भी कंज्यूमर है, जब भी आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदने जा रहे हो, तो आपकी क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये ड्यूटीज़ किस लिए? ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आपका कोई शोषण ना करे, आपका कोई मतलब बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। तो जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर का इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोई कंज्यूमर है, ये देखो यहाँ पे ये कंज्यूमर है, यहाँ पे ये गुड्स रखे हुए हैं, सामान को खरीदने जा रहे हैं। तो कंज्यूमर को सामान खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वही कहलाएंगी कंज्यूमर की ड्यूटीज़। तो शुरुआत करते हैं क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। जैसे टू टेक द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ परचेज गुड्स इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, बिल एंड कैश मेमो। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, सपोज मोबाइल परचेज किया या कोई मशीन परचेज की, तो आप जो खरीदा हुआ सामान है उसकी कंप्लीट डिटेल लो। कंप्लीट डिटेल किस में लो? जैसे मान लो आप रिसिप्ट ले सकते हो, जो बिल बना के देंगे आपको, ताकि ऐसा बिल क्यों जरूरी है? बिल इसलिए ज़रूरी है, इनकेस फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो आप कंप्लेंट कैसे करोगे, क्या प्रूफ दिखाओगे कि मैंने ये वाला सामान इस वाली शॉप से खरीदा था। तो आपको जब भी कोई चीज़ें खरीद रहे हो तो खरीदने से पहले क्या करना पड़ेगा, या खरीदने के बाद तब आपको मतलब बिल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी खरीदा हुआ सामान है, जो भी सर्विस यूज कर रहे हो, तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए? एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे रिसिप्ट के रूप में हो सकती है, रिसिप्ट का मतलब जो पर्ची देते हैं, और बिल, कैश, मीमो, ये सारी चीज़ों के रूप में हो सकती हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो पहले टू गेट द रिटन और अनरिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मतलब जो भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, जो भी सामान खरीदने जा रहे हो, उसके बारे में रिटन में कोई जानकारी हो तो उसको पढ़ो। और रिटन में अगर जानकारी नहीं है तो आप जो शॉपकीपर है उससे पूछ सकते हो कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसकी खासियत हैं। वो सारी चीज़ें रिटन में और अनरिटन जानकारी आप ले सकते हो। ये आपका अधिकार है, ये कंज्यूमर का राइट है, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। टू सी द क्वालिटी एंड सिम्बल्स ऑन दी प्रोडक्ट। जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो उस सामान पर आप उसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी कैसी है, और मार्केट में जाने से पहले उसको कंपेयर करो, 2-4 शॉप पर कंपेयर करो, 2-4 लोगों से पूछो कि विच क्वालिटी इज बेटर देन, ठीक है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, किससे अच्छी है, ठीक है, और कौन सी क्वालिटी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें एक बार कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आजकल तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं, इवन इंटरनेट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि इतनी रेंज में आपको ये क्वालिटी मिल जाएंगी और इसमें ये फीचर्स हैं। तो जब भी हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो क्वालिटी देखो, साथ के साथ वो कुछ उस पर सिम्बल्स होते हैं। सिंबल मतलब कुछ चिन्ह बने रहते हैं, ऐसे निशान से बने रहते हैं, ये चिन्ह से बने रहते हैं, उनको देखो क्या क्या सिंबल बने हुए हैं।
जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल का सामान खरीद रहे हो, गुड्स मतलब सामान खरीद रहे हो जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो उस पर आईएसआई का सिंबल देखो, ऐसे आईएसआई का सिंबल बना रहता है। अगर आईएसआई का सिंबल बना है इसका मतलब ये टेस्टेड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के, जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अगर कोई आप एग्रीकल्चर गुड्स या फूड आइटम ले रहे हो तो उस पर एजी वाला साइन होना चाहिए, ये वाला साइन यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बीच में लिखा हुआ है एग मार्ग, एग मार्ग, एग मतलब एग्रीकल्चर मार्ग, ठीक है। तो एग मार्ग मतलब साइन देखना है आपको। और अगर आप कोई सोने की चीज़ खरीद रहे हो, ज्वेलरी खरीद रहे हो या ज्वेलरी से संबंधित कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो ज्वेलरी के लिए एक अलग से मार्क होता है जिसको बोलते हैं हॉलमार्क, ठीक है। हॉलमार्क का सिंबल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे आप मोटर खरीद रहे हो तो मोटर पे यहाँ पे ये बना हुआ है आईएसआई का सिंबल, ये भी एक पंप है आईएसआई का सिंबल, ये भी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है जहाँ पे दिखा रखा है, इस जगह पे आईएसआई का सिंबल दिखा रखा है। ये आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर आईएसआई द्वारा सर्टिफाइड है चीज़ तो मतलब समझ लो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, ठीक है। और ये देख सकते हो हॉलमार्क है, BIS हॉलमार्क, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा हॉलमार्क बनाया गया। तो ये हॉलमार्क का सिंबल देखो अगर आप कोई ज्वेलरी की चीज़ें खरीद रहे हो, ये हो गया एग मार्क, ये ISI मार्क, ये हो गया FPO मार्क, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स पर ये मार्क देखो, अगर ये मार्क हैं, ये सिंबल हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ सर्टिफाइड है और क्वालिटी वाली चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूमिन पाउडर है, क्यूमिन पाउडर में यहाँ पर साइड में दिखा हुआ है ये सेम टू सेम सिंबल, कौन सा वाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग मार्क, एग मार्क मतलब सर्टिफाइड है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है, ये ग्रीन वाला सिंबल दिखाई देता है, ग्रीन है मतलब वेजिटेरियन है। और अगर ये रेड होता है इस जगह पे तो कैसा होता है, नॉन वेज होता है। तो कई कई जगह पे आप ऐसे देख सकते हो, ये ग्रीन सिंबल होता है वो वेजिटेरियन के लिए होता है, और रेड होता है वो किसके लिए होता है, नॉन वेज प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उन पर ये आता है, ठीक है। तो हम कंज्यूमर की ड्यूटीज़ देख रहे थे, तो ये सारी ड्यूटीज़ हो गई, और साथ के साथ में अभी और ड्यूटीज़ हैं कुछ। टू गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ सो कंप्लेंट कैन बी लॉज, लॉज का मतलब दर्ज कराना, ठीक है। आपको जो भी मतलब कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उसकी सारे डॉक्यूमेंट ले लो, सारे पर्चे ले लो, सारी रसीद ले लो, वो सब कुछ ले लो, और उस पर मतलब डेट साइन, ये सारी चीज़ें ले लो, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में अगर कुछ कंप्लेंट दर्ज करानी है तो उनको आप यूज कर सको। इन केस ऑफ डिफेक्ट और प्रॉब्लम इन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर शुड इन्फॉर्म टू सेलर। अगर मान लो आप कोई सामान खरीद के लाए और सामान में अगर कुछ डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट का मतलब कुछ कमी आती है, कुछ दोष आता है, कुछ समस्या आ रही है, तो उसके बारे में पहले तो आप जो जिससे खरीद के लाए हो उसको सेलर को बताओ कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है और ये समस्या आ रही है। अगर जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं दे रहा है, कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो देखो आप प्राइमरली क्या करोगे, सबसे पहले तो जहाँ से खरीद के लाओगे वहाँ बताओगे, वो फिर अपने प्रोड्यूसर को बताएगा जहाँ से उसने सामान लिया है। फिर ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप कहाँ जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, कंज्यूमर के लिए एक अलग से कोर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके केस कर सकते हो अगर आपकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं किसकी, कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स के लिए ड्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक 4 नंबर, और यहाँ पे देख सकते हो ये है हॉलमार्क, मैंने अभी दिखाई नहीं था, ये वाला सिंबल देख सकते हो, ये एक ज्वेलरी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है BSI हॉलमार्क लोगो, ठीक है। तो जो ज्वेलरी होती है उस पर ऐसा सिंबल होता है BSI हॉलमार्क वाला, ठीक है। और भी सारी चीज़ें, ये दुकानदार का अपना वो है अंतारा डायमंड्स, और यहाँ पे सोने की प्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड 916, ठीक है। तो ये देखना चाहिए हॉलमार्क हमें, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ प्योर है। सो बस आज इतना ही, आज हमने ड्यूटीज़ डिस्कस करी, कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़ को बताइए। और बाकी लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। अब जल्दी ये लेक्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 18 विच इज कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। मतलब कंज्यूमर को कोई कंज्यूमर का कोई मतलब प्रॉब्लम है, कंज्यूमर का मान लो कहीं पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कंज्यूमर को कोई समस्या है, कंज्यूमर का कोई विवाद है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ध्यान रखना ये चैप्टर में बार बार आएगा। डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी विवाद है, कोई समस्या है, कोई झगड़ा है, तो उसके रिड्रेसल के लिए, रिड्रेसल मतलब उसके समाधान के लिए क्या सिस्टम है, कैसे हमें मतलब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई कंज्यूमर है, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अगर उसका कोई शोषण हुआ है गुड्स से संबंधित या सर्विसेज से संबंधित, तो उनको किस तरह से मतलब अपनी समस्या का समाधान करना है, उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। बाय द वे आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अगेन। ये एक्चुअली सेम लेक्चर मैंने कल भी डाला था, बट कल उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, जिसको हमारे एक प्रिय स्टूडेंट जो कि नागौर से हैं, जिनका नाम है अनिल नेतवाल, तो मैं उनके लिए पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस मिस्टेक को नोटिस किया।
तो हालांकि मैंने वो वीडियो अब डिलीट कर दिया है, छोटी सी मिस्टेक थी। तो थैंक यू सो मच अनिल। और भी अगर आपको कभी मिस्टेक लगे कोई वीडियो में तो आप उसको नोटिस कर सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कोई मिस्टेक हो गई है उसको आप बता रहे हो, तो मैं उसको ज़रूर स्वीकार करूँगा, ठीक है। और आपको पता है गलतियाँ हो सकती हैं, हाँ गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और हमें गलतियों से ही सीखना चाहिए। सो थैंक यू। तो मैं अब इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के बारे में। इसको दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक का मतलब है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मतलब कंज्यूमर को जो समस्याएं आती है। कंज्यूमर मान लो कोई सामान खरीद के लाया, मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट से कुछ खरीद के लाया और मान लो जो खरीद के लाया हूँ उसमें मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मान लो ठग लिया उन्होंने, या मान लो मैं सामान लेके आया उसका जो मुझे लाभ मिलना चाहिए था, उसका जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था उस सामान का, वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। या मान लो उन्होंने मुझे ऐसा सामान दे दिया जो कुछ समय बाद ही खराब हो गया, डिफेक्टिव है, ठीक है। कुछ भी समस्या हो सकती है। मैंने कोई सामान खरीदा तो मुझे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अब मुझे उसका कंप्लेंट दर्ज कराना है या फिर मतलब किस थ्रू जाना है, क्या क्या प्रोसीजर है हमारा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या फिर अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसको मतलब अगर अपनी शिकायत दर्ज करानी है या फिर उसके बारे में कंप्लेन करनी है तो कैसे कैसे मतलब क्या क्या सिस्टम है इंडिया में और राजस्थान में हमारे में क्या सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मतलब लीगल सिस्टम क्या है हमारे पास, कानूनी रूप से हम कैसे मतलब उसके प्रोसीड कर सकते हैं उसको शिकायत को, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे देश में 1930 में कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, कंज्यूमर कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 1930 में बनाया गया था, मतलब आज़ादी से पहले बनाया गया था। आपको पता है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1947 में ही 1947 से पहले ही कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। फिर जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो गए आज़ादी के बाद, फिर हमने अपना पर्सनल अपनी कंट्री का खुद का लॉ बनाया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कोपरा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और ये बनाया गया था 24 दिसंबर 1986। अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर एक्ट कब बना था हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 में बनाया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। सिविक्स में आपको पता ही है कैसे कानून बनता है, कैसे एक्ट बनता है। एक्ट बनाने के लिए आपको पता है बिल लाना पड़ता है, बिल को फिर पार्लियामेंट में ले जाओ, पार्लियामेंट के बाद फिर उसको लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पास कराओ। जब ये दोनों पास कर देते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और जब प्रेसिडेंट पास कर देंगे तो यही बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपको पता ही है सिविक्स में, अगर नहीं देखा हो तो आप इसको हमारे जो सिविक्स के वीडियोज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट वाला और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें मैंने समझा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 24 दिसंबर को हमारी गवर्नमेंट ने बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। कब बनाया था, 1986 में बनाया था। और इसीलिए 24 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर्स डे। तो इंडिया में 24 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ताकि कंज्यूमर्स को, हमारे उपभोक्ताओं को अवेयर कर सकें, हम उनको मतलब जानकारी दे सकें, कंज्यूमर से संबंधित जो भी नॉलेज है उनको स्प्रेड कर सकें। और कंज्यूमरों को अगर शोषण हो रहा है तो उसको कैसे मतलब आगे बढ़ना है, कैसे शिकायत को मतलब आगे बढ़ाना है, तो उसके बारे में सब कुछ अवेयरनेस फैलाई जाती है कंज्यूमर्स डे के बारे में। आपने सुना होगा ना, एक फेमस प्रोग्राम टीवी पर चलता है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, ऐड आते रहते हैं, जागो ग्राहक जागो, मतलब ग्राहकों को जो होने वाली समस्याएं शिकायतें उनसे अवेयर कराया जाता है कि कैसे कैसे आपका एक्सप्लॉयटेशन होना है और हो सकता है और कैसे आपको उनसे बचना है। एनीवे, तो ध्यान रखना हमारी इंडिया में कंज्यूमर्स की शिकायतों को, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए जो एक्ट बना रखा है उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। ये चीज़ हमें पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए और इसीलिए हम 24 दिसंबर को हर साल मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, राष्ट्रीय ग्राहक हक दिवस, ठीक है। अंडर कोपरा एक्ट 1986 प्रोविजन टू सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर ऑन 3 लेवल्स। देखो 1986 में क्या किया गया है, प्रोविजन किए गए, प्रोविजन मतलब प्रस्ताव किया गया है कि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है, शिकायत है, उनको 3 लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं 1986 के एक्ट के तहत 3 लेवल पर सॉल्व की जा सकती हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो अब हम अपना नेशनल लेवल तो नहीं, हम राजस्थान लेवल पर डिस्कस करेंगे कि अपने राजस्थान में क्या सिस्टम है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर की शिकायतों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो एट राजस्थान लेवल पर देखते हैं। राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज मेड एज पर दी
एज पर पावर गिवन बाई कोपरा एक्ट 1986। देखो जैसे ही कोपरा एक्ट बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना, तो हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया अपना खुद का राजस्थान का, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1987 में बनाया, 1 साल बाद। ठीक है, तो इसमें ये किसके आधार पर बना था? कोपरा एक्ट, मतलब 1986 जो हमारा नेशनल लेवल पर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आधार पर हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, 1987 में। अब यह एक्ट कौन सा वाला? राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2 लेवल पर अरेंजमेंट प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर्स के लिए, एक तो स्टेट लेवल पर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, और फिर अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मतलब न्याय नहीं मिला, तो आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में, जो कि कहाँ पर होता है? स्टेट लेवल पर। तो हमारे राजस्थान में 2 लेवल पर कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट किया गया है, एक तो है डिस्ट्रिक्ट लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है और स्टेट लेवल पर स्टेट फोरम होता है। अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्टेट कमीशन क्या है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट कमीशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987, देखो जो स्टेट कमीशन है इसके बारे में लिखा हुआ है रूल 7। रूल 7 है किसका? राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। तो इसके 4 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, जो स्टेट कमीशन होगा उसका हेडक्वार्टर होगा कैपिटल ऑफ द स्टेट। हमारे राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर स्टेट कमीशन का क्या पाया जाएगा? हेडक्वार्टर पाया जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट कमीशन विल बी इस्टेब्लिश्ड इन कैपिटल ऑफ स्टेट। हेडक्वार्टर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? कैपिटल ऑफ द स्टेट में। सेकंड है वर्किंग डेज एंड ऑफिस आवर्स विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट कमीशन के जो वर्किंग डेज होंगे और ऑफिस के जो आवर्स होंगे, काम करने के जो आवर होंगे कि कितने घंटे काम करना है, वो सेम होंगे जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट में पाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव करेंसी एंड सिंबल विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव करेंसी होगी और जो सिंबल होगा उसको कौन डिसाइड करेगा? राज्य की सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और मीटिंग्स जो होंगी, अगर स्टेट कमीशन की मान लो मीटिंग बुलाती है तो उनको मीटिंग्स को बुलाएगा इनका चेयरमैन, जब भी वो चाहें। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको याद रखने रूल 7 के अंदर। राजस्थान रूल 7 किसका? राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 का। इसके बारे में लिखा हुआ है स्टेट कमीशन के बारे में रूल 7 में। तो 4 पॉइंट है कि स्टेट कमीशन का हेडक्वार्टर कैपिटल में होगा, स्टेट की कैपिटल में। वर्किंग डेज एंड ऑफिस आवर्स वही रहेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव करेंसी एंड सिंबल ये डिसाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इनकी मीटिंग प्रेसिडेंट जब चाहें जब इनकी मीटिंग बुला सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है रूल 4 ऑफ राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कंज्यूमर को शिकायत करनी है उसके लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? रूल 4 ऑफ राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नंबर 1, हेडक्वार्टर द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म विल बी डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी स्टैब्लिश्ड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उसकी जो ऑफिस होगी उसको कहाँ पर बनाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनाया जाएगा। एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ पर इनकी ऑफिस बनाई जाएगी, किसकी? डिस्ट्रिक्ट फोरम की। दूसरा, वर्किंग डेज एंड ऑफिस आवर्स सेम रहेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव करेंसी एंड स्टेटस ऑफ कमीशन, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और मीटिंग हमेशा की तरह, मीटिंग उन सेम स्टेट कमीशन की तरह, इनकी मीटिंग भी कौन बुलाएगा? चेयरमैन बुलाएगा, जब भी जरूरी हो, व्हेनेवर नेसेसरी। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में 4 पॉइंट। एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में लिखा हुआ है रूल 4 ऑफ राजस्थान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, नंबर 1, इसका जो ऑफिस होगा वो कहाँ पर होगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। नंबर 2, वर्किंग आवर ऑफिस आवर्स कौन डिसाइड कर? वर्किंग आवर और ऑफिस आवर्स सेम होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव करेंसी एंड स्टेटस ये ऑफ कमीशन, स्टेटस ऑफ कमीशन ये भी डिसाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और मीटिंग कौन बुलाएगा? इनकी चेयरमैन बुलाएगा। और मीटिंग कब बुला सकते हैं? जब भी जरूरी हो इनकी मीटिंग बुलाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। मतलब कंज्यूमर के डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या प्रस्ताव किए गए हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने हज़ार तक के केस या कितने मनी तक के केस, कितने हज़ार लाख करोड़ तक के केस कहाँ कहाँ पर सुने जाएंगे,
ठीक है। आप जैसे मान लो कोई सामान खरीद के लाएं, कोई कंज्यूमर सामान खरीद के लाएं, ठीक है, कंज्यूमर का अगर कोई डिस्प्यूट है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता का कोई विवाद है, कोई मामला है, तो कितने तक का मामला, कितने हज़ार तक का या कितने लाख तक का या कितने करोड़ तक का मामला कौन कौन सुनेगा, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम उन केसेस को डील करेगा जो कि 20 लाख तक कंपनसेशन के हैं, 20 लाख तक कंपनसेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम डील्स विद द केसेस अप टू 20 लाख हैज कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब जो आपको लॉस हुआ है उस लॉस की जो भरपाई की जाती है उस अमाउंट को बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट। जैसे सपोज मैं मान लो कोई चीज़ खरीद के लाया, मान लो मैं कंप्यूटर खरीद के लाया, अब कंप्यूटर में वारंटी है 1 साल तक की, ठीक है। अब कंप्यूटर सपोज खराब हो गया, आते ही खराब हो गया, कुछ मतलब प्रॉब्लम है उसमें, सही से चल नहीं पा रहा है, तो अब मैं जितना खरीद के लाऊंगा, मान लो उन्होंने बोला कि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो आपको नया कंप्यूटर मिलेगा या आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, तो जो वो वापस पैसे करेंगे वो क्या क्या कहलाएगा, कंपनसेशन अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब आपको जो लॉस हुआ है, लॉस की भरपाई करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट। तो 20 लाख तक ऐसे केसेस जो 20 लाख तक के कंपनसेशन के हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर हियर किए जाएंगे, कहाँ पर सुने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुने जाएंगे। और 20 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो मतलब केसेस हैं, कंज्यूमर वाले केसेस हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो केसेस हैं वो सुने जाएंगे स्टेट कमीशन में। और 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का अगर कंपनसेशन अमाउंट है तो ऐसे केसेस जो किससे डील करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा के केसेस हैं वो कहाँ पर सुने जाएंगे, वो सुने जाएंगे नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 20 लाख तक कंपनसेशन अमाउंट है अगर किसी केस में, वो सुना जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर कंपनसेशन अमाउंट है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो वो सुने जाएंगे स्टेट कमीशन में। अगर कंपनसेशन अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस डील किए जाएंगे नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन में, ठीक है। अब है प्रोविजंस फॉर मेकिंग अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ फोरम। मान लो आपने किसी फोरम में जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने क्या किया, कोई केस कंप्लेन दर्ज कराई, तो अगर वो आपकी बात सुन नहीं रहे तो आप क्या क्या कहाँ कहाँ पर अपील करोगे, किस किस लेवल पर अपील करोगे, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या किया, कोई केस दर्ज कराया या आपने कोई शिकायत दर्ज की, ठीक है, अगर उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के खिलाफ आप कहाँ पर जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो। मगर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ डिस्ट्रिक्ट फोरम डजंट गिव इट्स डिसीजन विद इन 19 days और कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन देन ही कैन मेक अपील इन स्टेट कमीशन। मतलब अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आपने कोई केस दर्ज किया, कोई कंप्लेन दर्ज कराई, तो उसका उन्होंने 90 डेज के अंदर अगर जवाब नहीं दिया, ठीक है, विद इन 90 डेज के अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, यहाँ पर 90 डेज है, यही मिस्टेक हुई थी हमसे, कल 30 लिख दिया था। तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कोई केस दर्ज कराया है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कोई कंप्लेंट की है और वो आपको विद इन 90 डेज में कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर मान लो डिसीजन दे भी दिया और क्या है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया और उस डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के खिलाफ अपील कर सकते हो, कहाँ पर, स्टेट कमीशन में। कहाँ पर कर सकते हो, स्टेट कमीशन में, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम 90 डेज के अंदर आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहा है, आपके मतलब केस की सुनवाई नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, या दूसरी कंडीशन क्या है, या कंज्यूमर उसके डिसीजन, जो डिसीजन आया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है, कौन, कंज्यूमर। दूसरा, अगर मान लो आप स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाई नहीं हो, उन्होंने जो डिसीजन दिया है स्टेट कमीशन ने उससे भी आप हैप्पी नहीं हो, तो स्टेट कमीशन के खिलाफ आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में। कहाँ पर जा सकते हो, नेशनल कमीशन में। और अगर आप नेशनल कमीशन में भी खुश नहीं हो तो नेशनल कमीशन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये लेवल है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने अब 2 कंडीशन बन रही हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने 90 डेज के अंदर आपको कोई विद इन 90 डेज के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ आपके केस की सुनवाई नहीं की, या फिर अगर उन्होंने सुनवाई भी कर दी तो आप उसके फैसले से संतुष्ट नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के खिलाफ आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में। कहाँ पे जा सकते हो, स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन में, और जब नेशनल कमीशन के फैसले से भी या उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। फाइनल मतलब लास्ट कोर्ट, लास्ट जगह क्या है आपकी, लास्ट आपकी जगह है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप मान लो कोई प्रॉब्लम है, कंज्यूमर का आपको कोई शिकायत दर्ज कराई है कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, आप उससे खुश नहीं हो तो लास्ट में आप अपील कर सकते हो, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना, लास्ट अपीलेट कहाँ पे,
लास्ट अपील कहाँ पे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में करोगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के बाद स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन भी अगर ना सुने तो आपकी सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल अवेयरनेस। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल अवेयरनेस के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स, और क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, जिसका नाम है कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। तो कंज्यूमर से रिलेटेड तो हम सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा टॉपिक आ गया लीगल अवेयरनेस का। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम RTI और थोड़े से कुछ एक्ट और दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर में और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 18। और इस प्रकार हमारे इकोनॉमिक्स के लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि लीगल अवेयरनेस क्या होती है। लीगल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पहली चीज़ तो लीगल का मतलब कानूनी, कानून से संबंधित, ठीक है, लॉ से संबंधित। दूसरा है अवेयरनेस का मतलब भी आप जानते हो, अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता, मतलब लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयर कराना, लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीगल, मतलब कानून की बात कर रहे हैं। कानून से संबंधित जो चीज़ें उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे, उनको अवेयरनेस फैलाने की बात करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है हमारे कंट्री में आज भी जो हमारी लिटरेसी, आज भी मतलब 2011 की जो अपनी सेंसस है, 2011 की जो सेंसस है, उसके अनुसार लगभग 74% लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। इवन अभी भी 25% लोग कैसे हैं? इलिटरेट हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे सोसाइटी के पार्ट ऐसे हैं जिनको मतलब कानून से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, या जिनको ये नहीं पता कि हमारे देश में अगर मान लो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो किस किस लेवल पर जा सकते हैं, किस किस लेवल पर वो हेल्प ले सकते हैं। किस किस लेवल का हेल्प लेने का मतलब है, अगर उनको मान लो कोई शिकायत करनी है, कोई कानून से संबंधित कोई हेल्प चाहिए, तो उनको मतलब कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किस किस लेवल पे जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, किसके थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। प्लस हमारी सोसाइटी में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, पुअर लोग भी हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग भी हैं, वुमेन्स भी हैं जिनके पास पैसा भी नहीं, तो उनको कानूनी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चला रखी हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, लोगों के लिए सरकार ने तो बहुत कुछ कर रखा है, मगर इन लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। तो उनको पता कराने के लिए, अवेयर कराने के लिए ही ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है लीगल अवेयरनेस। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं जो पुअर वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज ग्रुप, इन सारे लोगों की हेल्प कर सके, मदद कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। मगर इनको कुछ पता नहीं है, तो इनको अवेयर कराने के लिए ही ये चल रहा है हमारा लीगल अवेयरनेस। तो आपको पता ही चल गया होगा, लीगल का मतलब है कानूनी और अवेयरनेस का मतलब है उसकी जागरूकता फैलाना, कानून के बारे में जागरूकता फैलाना। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की, लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ तो यहीं पर पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल अवेयरनेस? लीगल अवेयरनेस से आप क्या समझते हो? ठीक है, सो इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन about the public welfare schemes and amendment in the rules and laws by the service institutions to the common people। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, या फिर एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब लीगल अवेयरनेस के थ्रू लोगों तक क्या पहुँचाई जाती है? इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। कैसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है? एक तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम से संबंधित इन्फॉर्मेशन, एंड अमेंडमेंट इन दी रूल्स एंड लॉज, जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, जो लॉज हैं, इनमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट का मतलब क्या क्या सुधार किए गए, इनकी जानकारी। एक तो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स की जानकारी, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स की जानकारी के साथ साथ जो रूल्स एंड लॉज हैं उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं, ये सारी जानकारी प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड कौन कराता है? सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। किसको प्रोवाइड कराते हैं? टू दी कॉमन पीपल। यही कहलाता है हमारा लीगल अवेयरनेस। अब बात करें सर्विस इंस्टीट्यूशंस की, तो आपको पता है कई सारे सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। सर्विस इंस्टीट्यूशंस जैसे बहुत सारे इंडिया में सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तहसील लेवल सर्विस अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करा रही हैं? ये सारी चीज़ें लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लीगल अवेयरनेस से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे क्लियर हो चुका है कि लीगल अवेयरनेस क्या होता है। तो आपको बताना है लीगल अवेयरनेस में का मतलब ये है कि लोगों तक, आम आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना?
पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, अमेंडमेंट इन दी रूल्स एंड लॉज बाय दी सर्विस इंस्टीट्यूशंस, यही कहलाता है हमारा लीगल अवेयरनेस। अब थोड़ा बैकग्राउंड जाने लीगल अवेयरनेस की शुरुआत कब से हुई, क्या बैकग्राउंड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट टू पुअर, बैकवर्ड एंड लोअर क्लास पीपल मैनी लॉज वर मेड इन फ्रांस एंड देन लीगल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों को बैकवर्ड सेक्शन को, बैकवर्ड मतलब जो पिछड़े हुए हैं, और लोअर क्लास के लोगों को लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब कानूनी सहायता प्रोवाइड कराने के लिए फ्रांस में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। बाद में एक लीगल एड मूवमेंट भी चलता है 1951 में। लीगल एड मूवमेंट का मतलब है कानूनी सहायता आंदोलन। लीगल मतलब कानूनी, एड मतलब सहायता, मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो कानूनी सहायता आंदोलन भी चलता है कहाँ पर, ये चलता है फ्रांस में। तो ध्यान रखना, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए जो शुरुआत हुई, जो मतलब मूवमेंट चला, वो कहाँ से चला, फ्रांस से शुरुआत होती है 1951 में। इसी प्रकार के लोग ऐसा बताते हैं, इसी प्रकार के लॉ बनाए जाते हैं ब्रिटेन में। ये 1944 में ऐसे लॉ बनाए गए थे ब्रिटेन में। और अब बात करें इंडिया में लीगल एड की शुरुआत कैसे हुई, या लीगल अवेयरनेस की कैसे शुरुआत हुई। तो इंडिया में इस डायरेक्शन में, इन इंडिया एक कमेटी वाज मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस PN भगवती। जस्टिस मतलब जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इंडिया में इसी डायरेक्शन में कमेटी बनाई जाती है। किसके अंडर में कमेटी बनाई जाती है, जस्टिस PN भगवती। और कब बनाई जाती है, 1960 में, ठीक है। इट मेड लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ लीगल एड ऑन नेशनल लेवल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए, लॉ बनाए कई सारे। कौन सी सब्जेक्ट्स पर बनाए, लीगल एड ऑन नेशनल लेवल, कि कैसे हम पूरे देश के लेवल पर लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं, कानूनी सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया में कौन सी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए, तो आपको बताना है जस्टिस PN भगवती। कब बनाई गई थी, 1960 में, जिसने कई सारे कानून बनाए नेशनल लेवल पर, किसके लिए, लीगल एड के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द लॉज ऑन लीगल एड, इंडियन गवर्नमेंट पास लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इन 1987 विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 9 नवंबर 1995, ठीक है। तो ये बुक में ये जो डेट है गलत दे रखी है, ये वाली जो बुक है ये डेट है जो सही है, ध्यान रखना। तो पहले तो ध्यान रखना, कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस PN भगवती। किस डायरेक्शन में, लीगल एड की डायरेक्शन में। फिर उस कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। मतलब गरीब लोगों तक, या फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन लोगों तक लीगल एड देने के लिए, लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो कि कब बना था, 1987 में बना था। और ये इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव का मतलब ये लागू कब होता है, ये लागू होता है 9 नवंबर 1995। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव हुआ 9 नवंबर 1995। इसीलिए हम हर साल 9 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे। ध्यान रखना, तो पूछा जा सकता है नेशनल लीगल सर्विस डे हम कब बनाते हैं, 9 नवंबर को, क्योंकि 9 नवंबर 1995 को क्या हुआ था, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लागू हो गया था, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत हम क्या किया जा रहा है, तो अंडर द लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 मैनी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द SC ST वुमेन चिल्ड्रन ETC टू इम्प्रूव जुडिशियल सिस्टम। मतलब जो हमारा लीगल सर्विस एक्ट बनाया गया 1987, इसके तहत कई सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता की भलाई के लिए बहुत सारी स्कीम्स का मतलब योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। किसके लिए चलाई जा रही हैं, SC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सभी के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं ताकि जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, जुडिशरी को इम्प्रूव किया जा सके, न्याय का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और गरीब से गरीब लोगों को भी क्या मिल सके, न्याय मिल सके, क्या मिल सके, कानूनी सहायता मिल सके, लीगल एड मिल सके। इसलिए हमें चलाया जा रहा है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इंडिया ने एक एक्ट भी बना रखा है ताकि लीगल अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाया जा सके, दैट इज लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987। और इसके तहत कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, और किसके द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए चलाई जा रही हैं, SC ST एंड वुमेन चिल्ड्रन, इनके लिए चलाई जा रही है ताकि लीगल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसकी कई सारी सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पहला है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नालसा के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है।
तो ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, ये अपना गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, अपनी बुक में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप पढ़ लेना। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो नालसा है, ये किसके अंडर में बनाया गया है? ये बनाया गया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। क्यों बनाया गया है? ताकि वीकर सेक्शन का मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जा सके सोसाइटी में, उनको लीगल एड प्रोवाइड की जा सके, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें और लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जा सकें। लोक अदालत क्या होती है? ये मतलब नॉर्मल होती है, नॉर्मल जो अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनकी तरह नहीं होती, इनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर बैठ के जो भी झगड़े होते हैं उनको शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक सुलझाया जाता है, ठीक है। तो ये बाकी अदालतों से अलग अलग होती हैं। तो ये लोक अदालत चलाने का काम भी कौन कर रहा है? नालसा कर रहा है। नालसा कौन है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये किसके अंदर बनाई गई है? ये बनाई गई है हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो और इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1987 में ये एक्ट बनाया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, अपने पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको इन्फोर्स किया गया था, मतलब लागू किया गया था कब? 9 नवंबर 1995, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और पढ़ लेना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीगल सर्विस कैंप ऑन नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, ठीक है। तो 9 नवंबर को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस का कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके। अब है इंस्टीट्यूशंस ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी। लीगल सर्विस अथॉरिटी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से संस्थान हैं? तो इसके 4 लेवल पर इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं। पहला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा बोला मैंने अभी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील या ब्लॉक लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो 4 लेवल पर हमने ये इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, क्या प्रोवाइड कराने के लिए? लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो दोबारा बताता हूँ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये भी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, आप इसको देख सकते हो। लीगल सर्विस डे के टाइम पर ये लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग योर लीगल राइट्स। आपके जो लीगल राइट्स हैं उनको बचाने के लिए कमिटेड है, मतलब प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पे देखो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एम टू, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखो ये उद्देश्य दे रखा है जो आपके टॉपिक को समझने में बड़ा हेल्प करेगा। नंबर 1, प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड एडवाइस। एक तो फ्री कानूनी सहायता प्रोवाइड करना और एडवाइस प्रोवाइड कराना। स्प्रेड लीगल अवेयरनेस को बढ़ावा देना, ठीक है। तीसरा, ऑर्गेनाइज लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना ताकि जो मैटर हैं उनको शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक आपस में सुलझाया जा सके, ठीक है, जो कि नॉर्मल अदालत से अलग होती हैं। प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू ADR मैकेनिज्म, ठीक है। प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम। ये मतलब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है कि मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड कराना किसको? क्राइम के विक्टिम्स को, जिनका मतलब विक्टिम मतलब कौन होते हैं? जो मतलब शिकार बन जाते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति प्रोवाइड कराना। अब लीगल सर्विस के लिए कौन कौन एलिजिबल है? यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल सर्विसेज। फ्री लीगल सर्विस जो सरकार प्रोवाइड कराती है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? एक तो वुमेन, चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सनस ऑफ विद डिसेबिलिटी, जो मतलब विकलांग होते हैं, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एथनिक कास्ट वायलेंस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, पर्सन इन कस्टडी, persons with annual income less than 1 lakh or notified by the central or state government, victims of human trafficking और बेगार। तो ये सारे जो लोग हैं इनको फ्री लीगल सर्विस एड प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लेवल पर लीगल सर्विस दी जाती है। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, इन सभी लेवल पर क्या प्रोवाइड की जा रही है? फ्री लीगल सर्विस, ओके। नेशनल लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं, हम आपको बताया था, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं, वीकर जो सेक्शन है, सभी को क्या मिल सके? एक तो फ्री लीगल सर्विस ऐड के बारे में जानकारी मिल सके, अवेयरनेस मिल सके, साथ के साथ में इनकी हेल्प हो सके, इसलिए नेशनल लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं।
अब हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसको 1987 का जो एक्ट है उसके अंडर में ही बनाया गया। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट उसके अंदर में ही बना दिया, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ध्यान रखना ये जो है ये कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है कहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय का मतलब है राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की एक बेंच है जयपुर में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पहली चीज़ इसको बनाया गया लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987। ध्यान रखना, लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 के अंदर राजस्थान में हमने बनाया है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जयपुर में, मैंने अभी दिखाया था। और इसका जो पैट्रन इन चीफ होता है, इसका एक ऑफिस जो मतलब मेन अधिकारी है उस जिसका नाम है पैट्रन इन चीफ, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पैट्रन इन चीफ होगा। ठीक है, अदर सीनियर जजेज आर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और जो सीनियर जजेज होंगे हाई कोर्ट के वो किसकी तरह काम करेंगे, या इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। किसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और लीगल सर्विस प्रोग्राम्स आर रन अंडर देयर डायरेक्शन इन स्टेट। तो स्टेट में जितने भी लीगल सर्विस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में चलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, राजस्थान उच्च न्यायालय की बिल्डिंग में, जो कि कहाँ पे, जयपुर में। ध्यान रखना, राजस्थान का जो मेन ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, राजस्थान का जो है हाई कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है मेन, वो तो जोधपुर में, मगर इसकी बेंच कहाँ पे, राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच है जयपुर में। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, मतलब कार्य क्या क्या है। नंबर 1, टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड पॉलिसीज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाई जा रही है, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब है उनको लागू करना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाएगी, जो भी पॉलिसीज बनाएगी, उन सभी को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। मगर ये स्कीम्स कैसी हैं, लीगल एड से संबंधित हैं। ठीक है, या फिर लीगली मतलब लीगल सेक्टर में आती है, उन सभी स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दूसरा राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम यह है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, फ्री कानूनी सहायता प्रोवाइड कराना, किसको, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शंस का मतलब सोसाइटी के ऐसे वर्ग, समाज के ऐसे वर्ग जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, वीक इन द सेंस पर पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं हो गई, पुरुष हो गए, डिसेबल्ड ग्रुप हो गए, इन सभी लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये भी काम है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तीसरा, टू रन लोक अदालत। ठीक है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। लोक अदालत मैंने बताया था जहाँ पे मतलब जो कि नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनसे अलग होती हैं। यहाँ पर बैठ के मामलों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके सुलझाया जाता है, नेगोशिएशन करके प्रेम पूर्वक सुलझा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों का बर्डन भी कम होता है और इश्यू भी सॉल्व हो जाते हैं और पैसा भी खर्च नहीं होता। बहुत सारे फायदे हैं लोक अदालत के। ठीक है, तो लोक अदालत परमानेंट या टेम्परेरी दोनों को कौन लगवाते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और भी फंक्शन दे रखे हैं, टू प्रोवाइड अल्टरनेट सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स। जो समस्याएं होती हैं उनके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, कि भाई एक सॉल्यूशन नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब समाधान प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड लीगल अवेयरनेस टू दी पीपल, लोगों को लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, कानूनी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, किसको, लोगों को। ये भी काम है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। अगला है ऑपरेशन ऑफ परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स। परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स को भी चलाना, उनको देख रेख करना, ये भी काम है। और है फिर प्रोवाइड लीगल सर्विस टू दी सच पर्सन्स हु मीट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब अभी हमने वो एक गवर्नमेंट वाला मैंने डॉक्यूमेंट बताया था कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए। तो जो भी लोग अवेलेबल हैं, जो भी लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, नियमों को, जो भी मतलब कंडीशंस दी गई हैं फ्री लीगल सर्विस एड के लिए, उनको फुलफिल करते हैं, उनको ये प्रोवाइड कराते हैं लीगल सर्विसेज। कौन प्रोवाइड कराते हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है,
अब है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज फॉर्म 2 लीगल सर्विस अवेयरनेस टीम्स। तो जो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उन्होंने 2 टीम बनाई है लीगल सर्विस अवेयरनेस टीम, जो क्या करती हैं, लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करनी है, लीगल अवेयरनेस को फैला रही हैं आम लोगों तक, आम जनता तक। ठीक है, तो 2 टीम कौन कौन सी है? पहली है पैनल ऑफ 2 जजेस और दूसरी है 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स। तो ये 2 टीमें ध्यान रखना, पैनल ऑफ 2 जजेस और 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स। अगला है मेजर्स टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, मतलब लीगल अवेयरनेस को फैलाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। मेजर्स का मतलब है उपाय, ध्यान रखना, लीगल अवेयरनेस को फैलाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। नंबर 1, चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स एंड लीगल अवेयरनेस टीम ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस। पहली चीज़ तो क्या है, जो ऑफिसर्स होते हैं और लीगल अवेयरनेस टीम होती है वो क्या करती है, लीगल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कैंप मतलब आपको पता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, पब्लिक प्लेसेस में ये कैंप लगाएंगे। कैंप लगा कर लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं, लीगल अवेयरनेस फैलाते हैं और मतलब कानून की जानकारी देते हैं। ठीक है, थ्रू मोबाइल वैन्स के थ्रू भी मोबाइल लोक अदालत लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं विलेज लेवल पर। ठीक है, तो मोबाइल वैन के थ्रू भी मोबाइल लोक अदालत लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कैंपेन मतलब अभियान चलाए जा रहे हैं, किस लेवल पर चलाए जा रहे हैं, गांव के लेवल तक चलाए जा रहे हैं, ताकि गांव तक ये सारी चीज़ें पता चल सकें लोगों को कि क्या क्या उनको फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं, किस किस सेक्शन को, किस किस सोसाइटी के वर्ग को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आम आदमी को भी क्या मिल सके, न्याय मिल सके, हक मिल सके, और जिसको पैसा नहीं है उसको भी न्याय मिल सके। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला वीकली प्रोग्राम नेम्ड कानून की बात इज ब्रॉडकास्टेड ऑन आकाशवाणी, दूरदर्शन एंड कम्युनिटी रेडियो ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो एक वीकली प्रोग्राम आता है सरकार का जिसका नाम है कानून की बात। नाम से ही पता चला, कानून मतलब लीगल, जो कानून की बात है एक लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है जो वीकली प्रोग्राम है। इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर और कम्युनिटी रेडियो पर डेली बेसिस पर। इसको भी बार बार डेली बेसिस पर लोगों को दिखाया जाता है, आकाशवाणी चैनल पर, दूरदर्शन पर और कम्युनिटी रेडियो पर, ताकि लोगों को कानून की बात के थ्रू मतलब लोग अवेयर हो सकें, लोगों को पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए अवेलेबल हैं लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए। एड का मतलब सहायता प्रोवाइड कराने के लिए। अगला, पैम्पलेट्स एंड बुकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। पैम्पलेट और बुकलेट, पर्चे छपवाए जाते हैं, बुकलेट मतलब छोटी छोटी बुक्स आप डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं लोगों को, ताकि लोगों को, अगर लोग उनको पढ़ेंगे तो फिर उनसे क्या हो सकता है, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, जानकारी मिलेगी किसके बारे में, कानूनी चीज़ों के बारे में, क्या क्या लोगों के लिए कानूनी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं लोगों की हेल्प करने के लिए सरकार के द्वारा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी किसके थ्रू सरकार ये जो एजेंसी हैं स्प्रेड कर रही हैं, ये प्रोग्राम्स चलाकर, पैम्पलेट छपवाकर, बुकलेट छपवाकर और अभी लीगल अवेयरनेस कैंप लगाकर मोबाइल वैन्स के थ्रू ये लीगल अवेयरनेस को फैलाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कानून की बात, ये डीडी न्यूज़ पर आता है, दूरदर्शन पर कानून की बात एक प्रोग्राम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंप लगाए जा रहे हैं नेशनल लीगल सर्विस डे के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, यहाँ पर भी लोगों को अवेयर करा रहे हैं। यहाँ आप देखो, आप स्कूल लेवल पर कैंप लगाया जा रहा है लीगल अवेयरनेस कैंपेन। तो बस लीगल अवेयरनेस के बारे में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th लेक्चर ऑफ चैप्टर 18। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स, जिसमें चैप्टर 18 चल रहा है जो कि कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, कि हमें भी अधिकार है। अधिकार मतलब हमारे पास राइट है, किस चीज़ का राइट है, सूचना पाने का अधिकार है। किससे सूचना पाने का अधिकार है, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं सरकार से। ठीक है, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे कि सरकार कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकती है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे अपना जो बुक में दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा अधिकार है, हमारी शक्ति है। ठीक है, और हमें इससे क्या होता है,
अगर आप सरकार से पूछोगे कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में, क्या किया, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप उनसे उनके काम का ब्यौरा मांगो, हिसाब किताब मांगो, तो इससे क्या सरकार को डर लगा रहता है ये एक्ट, जिससे क्या है इस एक्ट के आने के बाद सरकार थोड़ी अकाउंटेबल हो गई है। थोड़ी अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार हो गई है, क्योंकि अगर आज पहले क्या होता था, पहले सरकार कुछ भी करती थी कोई पूछता नहीं था, कुछ भी कोई इनके बारे में सरकार से कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता था। इवन करप्शन आज भी है, मगर आरटीआई आने के बाद, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद एक करप्शन में कुछ हद तक कमी आई है, बहुत ज़्यादा, और इवन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अब आपको भी पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पहले कुछ पता ही नहीं चलता था, सब अंधेरे में रहता था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी अकाउंटेबल हुई है। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार हुई है। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आप सारी चीज़ें समझ सकते हो आरटीआई के बारे में, ठीक है। शॉर्ट में ध्यान रखना, आरटीआई बोलते हैं इसको। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई के तहत आपको क्या करना है, अगर आपको कोई मान लो गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करना है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखना है, कोई भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आपको देखना है, तो उसके लिए आपको 10 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या है, विद इन 30 डेज जो भी आपने गवर्नमेंट से मतलब कोई भी चीज़ मांगी है, तो विद इन 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये अच्छी खासियत है इसकी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड जानना है, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखना है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो। ये अधिकार आपको कहाँ से मिला है, ये अधिकार आपको मिला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद। मगर कंडीशन क्या है, पहले एक 10 रुपये का फॉर्म जमा कराओ, फिर आपने जो भी चीज़ मांगी है वो विद इन 30 डेज के अंदर आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो फिर पेनल्टी लगती है, जो भी ऑफिसर है उस पर पेनल्टी लगेगी। 250 रुपये पर डे के हिसाब से उन पर पेनल्टी लगती है, ये भी चीज़ है, ठीक है। और देखते हैं, तो ये गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है, इसको देखते हैं कि एक तो ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है। सेंट्रल लेजिस्लेशन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ को बनाया था, ठीक है। और एक इसको भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं उसी के अंदर मतलब इसको डाला गया है। फंडामेंटल राइट नंबर 19 और 21, फंडामेंटल ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि ये कब इनेक्ट हुआ था और कब इन्फोर्स हुआ था। इनेक्ट का मतलब कब बना, ये बना था 15 जून 2005 को। और इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्स का मतलब है कब लागू हुआ, हमारे देश में कब लागू हुआ। देखो, बनना अलग चीज़ है, लागू होना अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो घर में आपके पापा ने कोई या मम्मी ने कोई लॉ बना दिया, बना तो दिया, ठीक है, जब तक वो पालन नहीं होगा, जब तक उस पर एक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 7 बजे के बाद आपको कहीं जाना नहीं है, या फिर मतलब कहीं जा रहे हो तो 7 बजे से पहले घर आ जाना है, तो ठीक है, लॉ बन गया। मगर आप मतलब आ रहे हैं 8 बजे तक, या फिर 7 बजे के बाद भी घर जा रहे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मगर एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको बोल दिया 7 बजे के बाद कहीं जाना नहीं है, या फिर यहाँ कहीं जा रहे हो तो 7 बजे से पहले आना है, और आप लेट आ रहे हो तो उसी दिन आपको मतलब दे दिया प्रसाद, थोड़ा सा पिटाई कर दी आपकी, 7 बजे के बाद आ रहे हो, तो फिर मतलब ये क्या हो गया, उस दिन एनफोर्स हो जाएगा, समझिए। तो यहाँ पर यही चीज़ है, जैसे अगर इनेक्ट किया, कब इनेक्ट हुआ, 15 जून 2005 को। इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, ये एग्जैक्ट डेट है, ध्यान रखना। 12 अक्टूबर 2005 को इसको इनेक्ट कर दिया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव यही हैं कि आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रत्येक सिटीजन को, ठीक है। और प्रत्येक सिटीजन, जो भी इंडिया का सिटीजन है, वो पब्लिक अथॉरिटीज़ पर कंट्रोल बना के रखेंगे, ताकि कंट्रोल बना के रखेंगे, साथ के साथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, सरकार थोड़ी अकाउंटेबल होती है। सरकार अकाउंटेबल होती है मतलब जिम्मेदार होती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी जिम्मेदारी से काम करती हैं। और टू कंटेन करप्शन का मतलब है करप्शन को भी कम करती है, और साथ के साथ में जो सिटीजन है उनको भी मतलब वो भी अवेयर रहते हैं, उन अवेयरनेस बढ़ती है, और वो भी अपने राइट्स को इस राइट के थ्रू दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमें भी मतलब पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम भी सरकार का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और मतलब कुल मिला के ये कि पहले सब कुछ अंधेरे से में चलता था कि कोई मतलब जानकारी नहीं रहती थी हमें क्या नहीं चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब इस एक्ट के आने के बाद आप मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मांग सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिटेल मांग सकते हो कि कितना पैसा खर्च हुआ। मान लो कोई सरकार कोई रोड बना रही है, कोई रोड का प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल जान सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितना पैसा लगा इसमें, और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो आप, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन थ्रू। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ा डर रहता है कि यार लोग पूछ सकते हैं कुछ भी, तो थोड़ा करप्शन इससे कुछ हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है।
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप किसी भी वर्क को इंस्पेक्शन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, रिकॉर्ड दे सकते हो और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो किसी रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हो और सीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क इनके रूप में प्राप्त कर सकते हो। कोई भी सैंपल ले सकते हो किसी भी चीज़ का, मटेरियल का, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स इनकी भी कॉपी आप ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे हमारी बुक में क्या दे रखा है। ये तो हमने अब तक देखा था, एक बेसिक जानने की कोशिश की, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक राइट है जो हमें दिया गया है, प्रत्येक सिटीजन को दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? ये सरकार ने एक एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया, ठीक है। और ये एक्ट कब आया था? 2005 में ये एक्ट आया था। 2005 में एक्ट आने के बाद ये फिर ये लागू हो गया और लागू होने के बाद अब हमको राइट है, प्रत्येक सिटीजन को राइट है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी दोनों गवर्नमेंट में किसी भी ऑफिस से किसी भी चीज़ की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सरकार को पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ, इन सारी चीज़ों की आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, कई बार उसमें मार्क्स नहीं आते रिजल्ट के टाइम पर, तो आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए, उनको एक बार जानकारी दो। तो आरटीआई के थ्रू आपको इन चीज़ों की जानकारी भी मिल जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आरटीआई के, ठीक है। तो अब देखते हैं, आप यहाँ से अब नोट्स बनाना स्टार्ट भी कर सकते हो और चाहो तो नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मुझे कैसे डाउनलोड करने नोट्स। सब कुछ फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज वसूला नहीं जाएगा, सो डोंट वरी है। अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया, 2005 में आया, ठीक है। तो अब ये एक्ट क्यों दिया गया? देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब आपको पता है हमारी जो पब्लिक है, जनता है, सरकार को टैक्स पे करती है। अब हम आपको पता है सरकार कैसे चल रही है, सरकार हमारे टैक्स से चल रही है। सरकार कितनी स्कीम चला रही है, कभी रोड बनाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कोई स्कीम चालू कर दी, कभी किसानों के लिए मतलब ईयरली 6000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो सरकार कहाँ से दे रही है? सरकार ये सारी चीज़ हमसे ही ले रही है, पब्लिक टैक्स पे कर रही है। आपको पता है हम टैक्स पे करते हैं, जनता टैक्स पे करती है। अब जब जनता टैक्स पे करती है तो उसको भी अधिकार है कि सरकार जो टैक्स से पैसा लिया है उसको कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। सरकार ने जो हमसे पैसा लिया है उसको सरकार कहाँ कहाँ पर स्पेंड कर रही है और कैसे कर रही है, तो ये जानने का हमारा अधिकार है। इसी डायरेक्शन में क्या बनाया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, ताकि सरकार को मतलब जो जनता है हमारी वो निश्चिंत रहे सरकार के प्रति कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हालांकि कुछ गड़बड़ियां तो होती हैं सरकार में, आपको पता ही है, पर फिर भी इससे कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, उन गड़बड़ियों को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड बाय एनी सिटीजन। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब भी कोई सिटीजन, जब भी कोई नागरिक भारत का उनसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब भी आरटीआई के थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्या मांगोगे, इन्फॉर्मेशन मांगोगे, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हर बार, ठीक है। तो जो आरटीआई एक्ट है इसको पास किया गया था लोकसभा में 15 जून 2005 को पास किया गया था। और लागू कब हुआ पूरे देश में? इम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, इम्प्लीमेंटेड का मतलब लागू होना, इन्फोर्स का मतलब भी क्या है? लागू होना, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में इनेक्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। अंडर आरटीआई पीपल कैन एंजॉय फॉलोइंग राइट्स। अब आरटीआई के अंदर आपको क्या क्या राइट दिए गए हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं आरटीआई के अंदर क्या क्या राइट दिए गए। ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आरटीआई एक्ट के तहत हमें मतलब तो प्रत्येक सिटीजन को राइट है, क्या राइट है? कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, हम दोनों से क्या ले सकते हैं? इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके अंतर्गत? आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। एनी सिटीजन कैन चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन टेक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रत्येक सिटीजन, कोई सा भी सिटीजन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को चेक कर सकता है और चेक करने के साथ साथ उन रिकॉर्ड्स की कॉपी भी वो उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। उनके लिए बस उनको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। पीपल कैन मॉनिटर एंड द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। लोग क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर मतलब देख रेख कर सकते हैं, गवर्नमेंट पर नज़र रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर कितना पैसा स्पेंड किया और बाकी में एक्चुअल में पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे करके ये गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं। साथ के साथ में
पीपल कैन टेक द सैंपल्स ऑफ आइटम्स यूज्ड इन दी वर्क। जो भी काम चल रहा है, सरकारी कोई भी काम चल रहा है तो उसका सैंपल ले सकते हैं। लोग बाग चाहें तो उस आइटम का या उस काम जो भी काम हो रहा है उसका क्या ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन कंप्यूटर, CD और फ्लॉपी। जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो कंप्यूटर में भी ली जा सकती है और जो CD आती हैं, CD, DVD और या फ्लॉपी, उनमें भी ली जा सकती है। सिटीजन कैन ऑल्सो ऑब्टेन रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस, डॉक्यूमेंट ऑफ लॉगबुक ऑफ टेंडर एंड स्कीम्स। जो नागरिक हैं वो कई प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि जो वेजेज के रिकॉर्ड है उनको ले सकते हैं, मजदूरी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, उनके रिकॉर्ड्स को ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लॉगबुक ऑफ टेंडर और जो सरकारी स्कीम्स होती हैं उनकी भी जानकारी मांग सकते हैं सिटीजन। अब अगला टॉपिक है हाउ टू गेट द इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन को कैसे, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अंडर द RTI हाउ वी कैन ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन under the RTI? So we will discuss this procedure. So in order to get the information, person has to give an application in the prescribed format and deposit 10 रुपये in cash और in form of postal order। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो RTI का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा और 10 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या तो कैश के रूप में या पोस्टल ऑर्डर के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पर्सन को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से ही उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उनको आपको फिल करना है। ठीक है, द पर्सन हैज़ टू पे 50 रुपये फॉर CD और फ्लॉपी। अगर व्यक्ति को किसी मटेरियल की CD चाहिए, फ्लॉपी चाहिए, तो उसके लिए उसको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर कोई फोटो कॉपी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट की, उसके लिए 2 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर पेपर बड़ा है, पेपर का साइज बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आप जो पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो वो कैश में भी दे सकते हो, पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी दे सकते हो। अगर आपको उसकी CD या फ्लॉपी चाहिए तो उसके लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर फोटो कॉपी चाहिए तो पर पेज, प्रत्येक पेज का, एक पेज का लगेगा 2 रुपये। और अगर पेपर बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये जमा कराने के बाद आफ्टर डिपॉजिटिंग 10 रुपये द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स कैन बी चेक्ड फ्री फॉर 1 आवर एंड 5 रुपये हैज़ टू बी पेड फॉर एवरी 15 मिनट। जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आप उसको डिपॉजिट करने के बाद, 10 रुपये आपको डिपॉजिट करने के बाद आप अपने उन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को 1 घंटे तक फ्रीली चेक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है उसके बाद 5 रुपये हर 15 मिनट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है वो आपको 30 डेज के अंदर दे दी जाएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपने फॉर्म भरने के बाद जो भी फॉर्म सबमिट कर दिया RTI का, तो विद इन 30 डेज यू विल गेट दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है विद इन 30 डेज में आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ टू गिव इन्फॉर्मेशन विद इन 35 डेज। जो भी असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको 35 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ है किसमें, RTI एक्ट 2005 में। ठीक है, अभी और इसमें आगे चीज़ें, द पर्सन विल बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ और फ्रीडम अंडर 48 आवर्स। अगर मान लो लाइफ और फ्रीडम से संबंधित कोई मैटर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पर्सन को 48 आवर्स में मिल जाएगी। द पर्सन विल बी एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड फ्रीडम अंडर 48 आवर्स। ठीक है, इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द फिक्स्ड टाइम पीरियड देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रिफ्यूजल फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, जो 30 डेज, अगर आपको 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो इसको समझा जाएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब मना कर दिया। रिफ्यूजल का मतलब, अब गवर्नमेंट क्या है, कई सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, अगर आप मान लो कोई सिक्योरिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो वहाँ पर आ जाएगा नो, वी कैन नॉट प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल मिशंस होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी सीक्रेट एजेंसी हैं, उनसे संबंधित जानकारी गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है। विदेशी दो देशों के बीच में हमारे क्या रिलेशंस हैं और दो देशों के बीच में कैसा मतलब क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या क्या डील साइन हुई है, तो कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इनको गवर्नमेंट शेयर नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है 30 दिन के अंदर या जो भी फिक्स टाइम पीरियड है तो इसको ऐसा समझ लो कि रिफ्यूजल, आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। ठीक है, अगला है
फाइन इन केस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उस ऑफिसर पर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है उस पर क्या फाइन लगेगा। फाइन का मतलब उस पर क्या चार्ज लगेगा, ठीक है, उस पर चार्ज लग जाता है, जुर्माना लग जाता है। तो आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर जुर्माना लग सकता है। कितना जुर्माना लगेगा देखो, द चार्ज ऑफ पेनल्टीज 250 रुपी पर डे और मैक्सिमम 25,000। मतलब अगर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस व्यक्ति पर जो ऑफिसर है, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, ठीक है, उस पर क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। या फिर हम कहें तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से, 250 रुपी पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। और ये चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25,000 हो सकता है। इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन ऑल्सो टेक दिस Information Commission can also take disciplinary action against public information officer। अब जो इसका, अब देखो इसके लिए कमीशन और बना रखा है, एक आयोग बना रखा है, ठीक है, उस आयोग का नाम है इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन चाहे तो जो भी ऑफिसर है जिसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, उसको मतलब ड्यूटी से मतलब सस्पेंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये भी है, एक तो ध्यान रखना फाइन कितनी लगेगी, फाइन लगेगी 250 रुपी पर डे, ठीक है, और या फिर मैक्सिमम लगेगी 25,000। ये आपको नहीं पे करनी, इसको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। और जो भी ऑफिसर है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड। अब हम देखेंगे कि आरटीआई के अंदर हमें कौन कौन सी जानकारी नहीं मिलेगी, ये एक अलग टॉपिक है। तो आरटीआई के अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं बताऊंगा अब, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी आरटीआई के तहत, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। एक तो स्टेट या कंट्री की सिक्योरिटी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, सुरक्षा से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, साइंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त जानकारी है, किससे संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित, स्ट्रेटेजी से संबंधित, साइंस से संबंधित, इकोनॉमिक अफेयर से संबंधित, ये जानकारी भी नहीं मिलेगी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश, फॉरेन, तो बाहर से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सीक्रेट, वो वाली जानकारी भी नहीं मिलेगी। द इन्फॉर्मेशन ड्यू टू विच राइट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर आर वायोलेटेड, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिसकी वजह से कोर्ट के राइट, पार्लियामेंट के राइट, लेजिस्लेचर के राइट क्या हों, वायलेट हों। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ, क्राइम ब्रांच विच कैन बी हार्मफुल फॉर दी नेशनल सिक्योरिटी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी जो हमारी ये सिक्योरिटी एजेंसी हैं इनसे संबंधित हो, या फिर अपनी जो नेशनल फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसी हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। हो सकता है कोई दूसरी कंट्री का कोई जो जासूस होते हैं वो आरटीआई के थ्रू, हमारे किसी व्यक्ति के थ्रू ऐसी जानकारी मांग लें, ऑब्टेन कर लें और फिर उसको आतंकवादियों को दे दें, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन डेंजरस हो सकती है। इसलिए ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सरकार आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड नहीं करती है। अगला है टेन्यूर ऑफ अपील। अगर अब मान लो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप अपील कब करोगे, ठीक है। जनरली ये सिस्टम है। इफ अब अपील के बारे में ये दे रखा है कि जनरली आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाय द पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन। जैसे ही आपने आरटीआई फिल की तो विद इन 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, किसको, सीनियर ऑफिसर को, ठीक है। तो जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसके सीनियर ऑफिसर को आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, अपील कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो अपीलीट ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन से अपीलीट ऑफिसर्स होते हैं। अपीलीट मतलब जैसे मान लो किसी जूनियर ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांगी, ये नहीं दे रहे हैं, तो अपील किससे करेंगे, इनके सीनियर ऑफिसर से करेंगे। तो सीनियर ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, अपीलीट ऑफिसर्स, ठीक है। तो अपील अगेंस्ट ग्राम सेवक कैन बी मेड टू सरपंच। जो ग्राम सेवक होते हैं उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं हम सरपंच से। अपील अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कैन बी मेड टू प्रधान। जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उसके खिलाफ अपील किससे कर सकते हैं, प्रधान से कर सकते हैं। द अपील अगेंस्ट एडिशनल कलेक्टर कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो एडिशनल कलेक्टर है उसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कर सकते हैं। अगला है इन केस ऑफ फर्स्ट हियरिंग नॉट कंडक्टेड विद इन 30 डेज ऑफ अपील द सेकंड अपील कैन बी मेड टू स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर आपकी 30 दिन के अंदर पहली हियरिंग नहीं की जाती है या 30 दिन के अंदर जो आपने अपील की,
ठीक है। और अपील करने के 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, आपका केस सॉल्व नहीं हुआ या इन्फॉर्मेशन मांगी वो नहीं कंप्लीट हुई या नहीं दी गई, तो आप जो सेकंड अपील है वो डायरेक्टली कहाँ कर सकते हो, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हो सेकंड अपील, ठीक है। तो पहली अपील तो इन सभी को कर सकते हो, फिर भी 30 दिन के अंदर आपको नहीं मिले कोई भी रेस्पॉन्स, तो सेकंड अपील आप डायरेक्टली कहाँ करोगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आरटीई के बारे में इतना ही। आरटीई के बारे में डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 18 का 7th लेक्चर। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कुछ नहीं, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और प्लान्स हैं सरकार के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली अब तक का जो मेन सिलेबस है इसका हो चुका है और प्रोबेबली हो सकता है इसमें से भी कुछ पूछ ही लिया जाए बाई चांस, फिर भी इसको हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो जाएगा और इस प्रकार हमारे इकोनॉमिक्स के आज 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 18 आज कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, बचे 16 और 17। इन कमिंग डेज वो भी हमारे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है और किस स्कीम में क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 3 or 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स विच इज रनिंग बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भी लिख सकते हैं या फिर पर्टिकुलर स्कीम का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस स्कीम के बारे में बताइए, क्या जानते हो आप इसके बारे में। सबसे पहले एंटी कॉपिंग एक्ट। एंटी कॉपिंग एक्ट का मतलब, एंटी कॉपिंग एक्ट इसका मतलब है कि जो मतलब नकल करते हैं तो नकल के खिलाफ ये एक्ट है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जो नकल करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो उससे संबंधित ये एक्ट है एंटी कॉपिंग एक्ट। तो एंटी कॉपिंग एक्ट के बारे में देखते हैं। अंडर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992, ठीक है, ये एंटी कॉपिंग एक्ट किस में आता है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 3 years पनिशमेंट फॉर चीटिंग एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम। मतलब अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पाया जाता है, नकल करते हुए पाया जाता है, तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम, अगर एग्जाम में मान लो कोई गलत तरीके, अनफेयर मीन्स का मतलब ऐसे तरीके जो मतलब अलाउ नहीं है, जैसे मान लो कोई पर्ची से नकल कर रहा है, जैसे यहाँ पे चिट दे रहे हैं, या फिर मान लो मोबाइल ले गया, मोबाइल में से नकल कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का मेथड हो, किसी भी मेथड, अनफेयर मीन्स मतलब जो ऐसा तरीका जो सही नहीं है, जो अलाउ नहीं है, उन तरीकों को अगर एग्जाम में यूज कर रहे हैं चीटिंग के समय, तो उनके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है, 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। और स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे केसेस में अगर नकल करते पाए गए तो क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया जाएगा स्टूडेंट के खिलाफ। क्रिमिनल मतलब आपराधिक केस दर्ज कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। एक्सपेल्ड का मतलब है स्टूडेंट को स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है अगर चीटिंग करते पाए गए तो, ठीक है। ध्यान रखना, मेन चीज़ क्या याद रखनी है, एंटी कॉपिंग एक्ट किस में आता है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 में, जिसके तहत 3 साल का प्रावधान है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर क्या करते पाए गए, अनफेयर मीन्स यूज करते पाए गए एग्जाम में। अनफेयर मीन्स मतलब गलत तरीके यूज करते पाए गए। गलत तरीके मतलब कोई कैसे भी तरीके हो सकते हैं, आपको पता ही है नकल कितने प्रकार से की जाती है। तो आई विल सजेस्ट यू डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें और जितना आता है उतना लिखें, और नहीं आता तो इम्प्रूव करें अगली बार, ठीक है, पर नकल करने की आदत ना डालें प्लीज़। और स्टूडेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है इन केस ऑफ इफ़ यू फाउंड डूइंग चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम। अब दूसरा है चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज जैसा कि आपको बताइए बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ ये बाल विवाह के खिलाफ ये एक एक्ट बनाया है। क्यों बनाया है आपको पता है, हमारे सरकार में इस एक्ट के तहत कि बॉयज़ जो लड़के होते हैं उनकी शादी की उम्र तय की गई है 21 साल, और जो गर्ल होती हैं लड़कियां उनकी शादी की उम्र की तय की गई है 18 साल। अगर इस साल से ऊपर या इस साल के बाद अगर शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर कोई लड़का जिसकी शादी 21 जिसकी उम्र 21 से कम है और लड़की या फिर लड़की जिसकी उम्र 18 से कम है, अगर उनकी शादी की जा रही है तो उसको हम समझेंगे ये क्या है, ये चाइल्ड मैरिज है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड मैरिज।
अब देखो चाइल्ड मैरिज क्यों गलत है, अब आप सोचो 18 साल से उम्र, कम उम्र में अगर किसी लड़की की शादी की जाती है तो एक्चुअली 18 साल से कम क्या है, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, मैच्योर मतलब समझदार नहीं होते, साथ के साथ में उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। तो अब पूरी तरह से डेवलप नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, ऊपर से शादी करा दो, तो ऐसे में क्या है, फिर जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है। और मान लो सपोज इन केस अगर शादी करा दी जाए कम उम्र में और उनके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कैसे होंगे, पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, तो इसका मतलब गलत है, ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड मैरिज को क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, और इसकी ये कर रखा है किसके तहत, एक एक्ट के तहत। तो चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से बैन है फिर, ठीक है, इस एक्ट के तहत। अगर ऐसा पाया गया कोई तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो पहला तो ये है, इफ़ ए बॉय लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड गर्ल लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मैरिज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन बोथ, इट विल बी कंसिडर्ड एट चाइल्ड मैरिज। अगर एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल से कम है और एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उनके बीच अगर शादी हो रही है, तो ये शादी कैसी मानी जाएगी, चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी। और चाइल्ड मैरिज एक पनिशेबल क्राइम है, पनिशेबल मतलब जिसमें सजा का प्रावधान है। और क्या सजा है, या तो 2 साल की पनिशमेंट होगी, या फिर 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे फाइन के रूप में, या फिर हो सकता है 2 साल की सजा भी हो जाए और 1 साल का फाइन भी देना पड़े। तो ये है चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि कब आया था, 2006 में आया था, ठीक है। दूसरा है हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अब ये एक और स्कीम है, एक्सीडेंटल डेथ होने के केस में, तो ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, अब देखो 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेली जॉब करने जाते हैं, डेली मतलब उनको मतलब पैसा मिलता है, वेजेज मिलती है, मान लो मजदूरी सपोज 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो एक तो वो वाले लोग हैं अनऑर्गेनाइज। मान लो कोई सब्जी बेच रहा है या कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम कर रहा है, कोई भी काम कर सकते हैं। और एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती है, जो मतलब 30 दिन काम करते हैं, मंथली सैलरी मिलती है, जिनका पैसा पीएफ करता है मंथली, ठीक है, और भी सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो जो मतलब रेगुलर काम करते हैं मंथली, मतलब जिनकी सैलरी मिलती है, टाइम टू टाइम जाते हैं आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे सपोज कोई पुलिस में लगा हुआ है, तो उनको पता है 30 दिन डेली मतलब जॉब ड्यूटी पर रहना है, और फिर उनका मतलब कई सारी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की, और सैलरी आती है मंथली। ऐसा जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा हो जाएगा, जिसमें ना तो कोई मंथली सैलरी का प्रोविजन है, हो सकता है डे टू डे मिल सकती है, हो सकता है 15 दिन में मिल जाए, हो सकता है 30 दिन में मिल जाए, ठीक है। अब हो सकता है जैसे अलग अलग टाइप के जॉब है, जैसे मान लो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई मतलब छोटे मोटे काम कर रहा है, तो वो सारे सेक्टर क्या कहलाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर है जिसने किसी इस स्कीम को मतलब ज्वाइन कर रखा है, तो हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो एक्सीडेंटल डेथ हो, तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, किसको, रजिस्टर्ड वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं, उनकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको सहायता दी जाएगी, असिस्टेंस मतलब सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए की, कब, डेथ पर। दूसरा है मेडिकल ग्रांट रिलीफ। मेडिकल ग्रांट रिलीफ मतलब जो भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं, वर्कर मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है, किसी स्कीम के तहत, तो उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है उनके ट्रीटमेंट के लिए। जो भी रजिस्टर्ड वर्कर है, वर्करों को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करा लिया अगर उन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट में, तो फिर उनको 1 लाख रुपए की सहायता मिलती है। अगला है स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान। स्कॉलरशिप क्या होती है, जो छात्रवृत्ति दी जाती है। आपको पता है स्कूल कॉलेज में कई सारी स्कीम चल रही सरकार की, तो जो गरीब लोग होते हैं या फिर मतलब बीपीएल में होते हैं या फिर कई सारी स्कीम चल रही हैं, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्लास 6 से क्लास 8 के जो रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे बॉयज़ के लिए और 1500 रुपये दिए जाएंगे गर्ल्स के लिए, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान अलग अलग है। अगर उनके बच्चे क्लास 6 से क्लास 6 से क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो बॉयज़ के लिए मिलेंगे 1000 रुपये और गर्ल्स के लिए मिलेंगे 1500 रुपये। अगर उनके बच्चे क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में, तो बॉयज़ के लिए मिलेंगे 2000 रुपये और गर्ल्स के लिए मिलेंगे 2400 रुपये मिलेंगे। अगर मान लो उनके बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मतलब आपको पता ही है 12th पास करने के बाद हम क्या करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है, ग्रेजुएशन है। तो जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के टाइम पे बॉयज़ को मिलेंगे 4000 रुपये और गर्ल्स को मिलेंगे 6000 रुपये। और
अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन के बाद की अगर कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे बीए के बाद एमए, ठीक है, बीएससी के बाद एमएससी, बीटेक के बाद एमटेक, ऐसे करके कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट, जो मेल स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट को मिलते हैं 6,000 रुपये, और फीमेल स्टूडेंट है उसको मिलते हैं 8,000 रुपये, 8,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अगला है मैटरनिटी रिलीफ स्कीम। मैटरनिटी रिलीफ स्कीम का मतलब क्या है? जो माँ होती हैं, ठीक है, अब कई बार कुछ मतलब वुमेन वर्कर होती हैं, तो वुमेन वर्कर, अगर मान लो कोई वुमेन काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये सहायता स्कीम दी गई है। तो वुमेन जो होती हैं, वुमेन वर्कर जो होती हैं, उनको 2 डिलीवरी तक, 2 डिलीवरी मतलब 2 बच्चों, जैसे एक बच्चा पहले हो गया, फिर एक बच्चा, उसके बाद दूसरा बच्चा हो गया, तो 2 बच्चों तक, 2 डिलीवरी तक उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो अपना और बच्चे का क्या कर सकें, अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छी खाना दे सकें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ स्कीम में क्या किया जाता है, पहली बार माँ बनने पर भी 6,000 रुपये, और दूसरी बार भी माँ बनेंगे तब भी 6,000 रुपये, तीसरी बार कुछ नहीं। तो स्टार्टिंग की दो डिलीवरी जो होती हैं उन पर 6,000 रुपये सहायता दी जाती है, ठीक है, माँ को, तो ताकि उनकी मतलब माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। अगला है राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंट्रीब्यूटरी स्कीम। तो अगर इस स्कीम में अगर किसी वर्कर ने क्या कर रखा है, अपने आप को इनरोल करा रखा है, अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो उनको कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं फॉर लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर। उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी वर्कर ने इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है और उसमें कुछ पैसे जमा करा रखे हैं, अब देखो स्कीम में फ्री में तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो उधर से भी इधर से भी क्या होगा, इन वर्कर्स की लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट दिए जाएंगे, कुछ मतलब सहायता दी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगला है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी वही माता से संबंधित, जब भी मैटरनिटी वर्ड आ जाए तो समझ लो माता से संबंधित, यहाँ भी माता से संबंधित ही है। जो भी रजिस्टर्ड वुमेन लेबर्स होती हैं, जो भी रजिस्टर्ड वुमेन लेबर होती हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उनको चाइल्ड बर्थ से पहले, मतलब बच्चे के जन्म से पहले 6 वीक की वेजेज मिलेंगी और लीव मिलेगी। बच्चे के जन्म से पहले 6 वीक की वेजेज का मतलब तनख्वाह मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, और साथ के साथ में लीव भी मिलेगी। और बच्चे की जन्म के बाद भी 6 वीक की वेजेज और लीव दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वीक से, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, 6 वीक की वेजेज एंड लीव दी जाएगी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये चीज़ ध्यान रखना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1960 बनवाया था, ये मदर्स को ये प्रोटेक्शन देता है, वुमेन मदर्स, जो वुमेन वर्कर्स होती हैं, रजिस्टर्ड वुमेन लेबर्स होते हैं, कि बच्चे के जन्म से पहले 6 वीक की मजदूरी और 6 वीक की लीव, साथ ही साथ में बच्चे के जन्म के बाद भी 6 वीक की मजदूरी और 6 वीक की लीव दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, ताकि वो मतलब आराम से अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने पीने की चीज़ों का भी मतलब ध्यान रख सकें। अगला है स्टेट इंश्योरेंस एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम, आपको पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या है, अब उनकी सैलरी में से कुछ पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, जो मतलब वो रिटायर होने के बाद मिलता है। तो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम इज बीइंग रन फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टेट इंश्योरेंस में क्या होता है, कुछ पैसे कट जाते हैं उनके, जो भी मतलब जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय उनको बोलते हैं जो कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए कटता है और कुछ पीएफ का कटता है, जो कि इंश्योरेंस से क्या होगा, उनको फ़ायदा मिलता है, इंश्योरेंस हो जाता है, उनकी लाइफ का भी इंश्योरेंस है, और बीमार हो जाते हैं तब भी मतलब उनको पैसा मिलता है। और प्रोविडेंट फंड का जो मनी है वो विद ब्याज लगा के, इंटरेस्ट लगा के बाद में मिलता है जब वो रिटायर होते हैं। तो ये भी एक स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है, लोगों के लिए। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।